हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आपकी बुक चल रही है राजनीतिक सिद्धांत। इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय तीसरा है समानता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए बात कर लें हम समानता की, तो समानता की अवधारणा से आप पहले भी अवगत हैं। आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में भी इसके बारे में पढ़कर आए हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि भाई हमारे जो मौलिक अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, वहाँ पर भी हमारी समता के लिए उपबंध दिए हुए हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उपबंध वर्णित हैं समानता वाले अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए। ये आपने पढ़ा है, पढ़ चुके हैं इसके बारे में आप। और यहाँ पर देखिए हम क्लास 11 के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, अब किताब हमने स्टार्ट कर दी। तो ये जो पुस्तक पूरी है ये विश्लेषण कर रही है, यानी यहाँ पर एनालिसिस किया गया है, यानी जो पहलू आप पढ़े हैं या जो पहलू आपने अध्ययन किए हैं उनका विश्लेषण किया गया है। और देखिए ये किताब पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है। ये जानना तो जरूरी हो जाता है कि भाई समानता के जो विचार हमारे सामने रखे गए हैं, संविधान में रखे गए हैं, वो क्यों रखे गए हैं, इनके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है, इनको रखने की क्या मतलब जरूरत पड़ी थी। तो वो हमें वो कहानी, उनका बैकग्राउंड और वर्तमान में इनकी यथार्थता क्या है, वर्तमान में कितने प्रासंगिक हैं ये विचार, तो वो सब हमें बातों का अध्ययन इसी किताब से होगा। तो यहाँ पर कहा जाए तो आपका चिंतन करने का जो दायरा है, वास्तव में वो दायरा यही किताब बढ़ाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए ये किताब जो है, इस किताब का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। समानता की बात कर लेते हैं। समानता का विचार आज से विद्यमान नहीं है, यानी यहाँ ये हमारा शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित कर रहा है, इसके अलावा निर्देशित कर रहा है। नैतिक रूप से, राजनैतिक रूप से आपको देखने को मिलेगा। नैतिक रूप से आप देखते होंगे समानता की नैतिक रूप से बात कही गई है, तमाम जगह की गई नैतिक रूप से। और राजनीतिक रूप से भी देखेंगे आप, राजनीतिक रूप से भी समानता की बात देखिए। हमारे यहाँ अभी से लोकतंत्र स्थापित हुआ है हमारे देश में, उससे पहले आप देखेंगे हमारे यहाँ तमाम राजाओं का शासन रहा है। तो राजाओं के शासन में भी कहीं ना कहीं समानता, ये सब आदर्श झलके हैं। ऐसा नहीं है सभी राजाओं का शासन जो खराब रहा है, कुछ राजाओं का शासन अच्छा भी रहा है, आदर्श भी रहा है, आपने पढ़ा भी है इतिहास में। तो यहाँ पर ये समानता वाला विचार कोई नया नहीं है, यानी हमारे यहाँ शताब्दियों से विद्यमान था। इसके अलावा समानता का जो पहलू है, वो पहलू हमारी आस्थाओं में, हमारे धर्मों में, इन सब में भी समाविष्ट है। यानी आपने देखते होंगे, पढ़ते भी होंगे और आप जानते भी होंगे, बचपन से आपने एक बात सुनी होगी कि हम सभी मनुष्य समान हैं, सभी को ईश्वर ने बनाया है। यानी हम सभी मनुष्य समान हैं, सभी को ईश्वर ने बनाया है। और लगभग सभी धर्मों की किताबों में यही बात कही गई है। यानी जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे यही लिखा हुआ है, चाहे हमारे यहाँ कोई स्त्री पुरुष कोई भी किसी रंग का हो, वो सब किसकी संरचना है, ईश्वर की बनाई हुई संरचना है। तो कहीं ना कहीं समानता का विचार जो है वो ईश्वर प्रदत्त भी है, यानी हमारी आस्थाओं में, हमारे धर्मों में भी इस बात की चर्चा की गई है। अब वो अलग बात है कि सामाजिक रूप से हम कितने भी विभक्त हों, लेकिन हमारे आस्थाओं में, धर्मों में बात बिल्कुल सही है। देखिए सामाजिक भिन्नता एक अलग चीज़ है, तो उसके बारे में हम यहाँ आगे बताएंगे। तो समानता की अवधारणा में यहाँ पर जोर किस बात पर दिया गया है? समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में ये उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें कोई मनुष्य जो है, मनुष्य रंग, लिंग, वंश, साष्टीता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। समानता की अवधारणा में क्या है? कोई भी मनुष्य जो है वो या तो रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर नहीं होगा, स्त्री हो पुरुष हो, वंश के आधार पर, यानी ऊंचा हो नीचा हो, सब समान है। यानी राजनीतिक आदर्श की धारणा में कोई व्यक्ति यहाँ पर असमान नहीं है। राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी में हम यहाँ किसी से फर्क नहीं करेंगे कि भाई वो ऊंचे पद पर है तो उसकी जो है यहाँ पर कहा जाए समानता के स्तर पर वो सबसे ऊंचा माना जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से हम सब समान है, संविधान में हमें एक जैसे कानूनी अधिकार दिए हैं। तो यहाँ पर आप ये सब चीजें देखेंगे। तो समानता की अवधारणा के बारे में आप ये पॉइंट नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं और राजसत्ता, लोगों में पद, धन, ये सब की वजह से हमारे यहाँ असमानता व्याप्त हुई है। यानी कि जो लोग जिनके पास धन है या ऊंचे पदों पर बैठे हैं, तो उन्होंने अपने स्तर को ऊंचा करने के लिए, अपने स्तर को बढ़ाने के लिए समाज में ऐसी वैमनस्य वाली भावनाएं या फिर वैचारिक मतभेद वाली भावनाएं पनपाई, और ऐसे करके आपने देखेंगे समाज में आपको भेदभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वही बताया गया कि राजसत्ता, जो कुछ सामाजिक संस्थाएं आपकी हैं, राजसत्ता में कोई लोग हैं जिन्हें पद या धन का लालच है, उन्होंने क्या किया है? असमानता कायम की है। या साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। तो ये सब विशेषाधिकार जिसे अगर मिले होते हैं, इन सबसे क्या होता है? असमानता कायम होती है। तो आप ये बात जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम समानता की बात करें, तो समानता का सबसे पहले विचार हमें कहाँ देखने को मिला है? आधुनिक विश्व में, आधुनिक विश्व के इतिहास में हमें समानता की अवधारणा कहाँ देखने को मिली है? आपने पढ़ा है 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, तो फ्रांसीसी क्रांति होने में सबसे बड़ा विचार 18वीं शताब्दी में, ये उत्तरार्ध में नहीं लास्ट में, यही फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। तो यहाँ पर जो भू सामंत थे, जैसे हमारे यहाँ जमींदार वगैरह होते हैं, ठीक है, सरदार वगैरह होते हैं, वही उसी तरह का भू सामंती वही सेम होता है।
अभिजन वर्ग का मतलब जो है विशिष्ट या कुलीन वर्ग, रायशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता और भाईचारा, समानता और भाईचारा का ये नारा दिया था। और ये नारा उस समय जो है यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट हुआ और बाद में जितने भी देश थे जहाँ जहाँ पर औपनिवेशिक व्यवस्था कायम थी, उन सभी ये देशों में जाकर ये नारा पनपा। और ऐसे करके कहीं ना कहीं समानता का नारा जो है आगे होकर ये बुलंद होता चला गया और संविधानों में भी निहित हो गया ये। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ आपका फ्रांसीसी क्रांति से। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, कि 18वीं शताब्दी में ये नारा यहाँ से निकला है। और बाद में जहाँ पर 20वीं शताब्दी में आते आते जहाँ पर उपनिवेश थे, यानी जहाँ पर ब्रिटिश शासन के अधीन उपनिवेश थे, चाहे आपके एशिया में, अफ्रीका में, तो वहाँ पर जब जो समूह थे, समूहों ने अपने संघर्ष के लिए आवाज़ उठाई, तो उन समूहों ने इसी नारे को कॉपी किया, यानी इसी नारे का अनुसरण किया और अपनी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की नारे को आगे बढ़ाते हुए अपनी आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष लड़ा। ये बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आपने जान लिया है कहाँ से निकल के आया ये नारा, वो भी आपने देख लिया। आप आज की डेट में अगर देखेंगे तो आज की डेट में लगभग सभी देशों के संविधान में और कानूनों में ये समानता वाला जो आदर्श है ये आज निहित है। यानी आज आप ये देख रहे होंगे, आप अभी समानता, स्वतंत्रता और ये वाला जो आदर्श देख रहे हैं, भाईचारे वाला, ये भ्रातृत्व वाला, ये हर देश के संविधान में कहीं ना कहीं निहित है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे लिए फ्रांस से स्टार्ट हुआ है। आप ये सब भी देखते होंगे कि भाई समानता की बात कानूनी रूप से की गई है, यानी राजनीतिक रूप से तो हम सब समान हैं, लेकिन फिर भी समाज में आपके चारों ओर एक असमानता की खाई देखने को मिलती है, यानी अमीर गरीब की खाई देखने को मिलती है। कुछ जगह आप देखेंगे आलीशान भवन है और एक जगह देखेंगे झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां बसी हुई हैं। एक तरफ देखेंगे अमीरों के बच्चे एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूलों में एयर कंडीशनर कक्षाओं में पढ़ने जा रहे हैं, वहीं कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर आधारभूत यानी कि कहा जाए तो बैठने के लिए बेंच भी नहीं है, टाट पट्टी पे बैठते हैं। और स्कूलों में देखते होंगे तमाम तरह की वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा रहता है, तमाम तरह की वहाँ समस्याएं से जनित होती हैं स्कूलों में। और यानी कि आप देखेंगे अंतर आप पाएंगे, यानी एक तरफ अमीरों के बच्चे जो है बड़े से बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े से बड़े जो है वातानुकूलित यानी एयर कंडीशनर रूम में पढ़ रहे हैं, वहीं एक मिडिल क्लास या फिर एक निम्न क्लास के बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर कहा जाए एक बेसिक फैसिलिटी तक नहीं है। तो ये असमानता आई कहाँ से? तो असमानता के बारे में कुछ यहाँ पर सर्वे है। ये सर्वे आपका मानव विकास रिपोर्ट जो 2005 की आई है UNDP की, तो उसके अकॉर्डिंग सर्वे है। इसमें बताया गया है, क्या क्या बताया गया वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमी अगर हम उठा लें तो 50 सबसे अमीर आदमियों की जो सामूहिक आमदनी है वो दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। यानी कि अगर कहा जाए तो दुनिया के 50 सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों के पास जितना पैसा है वो आपके इनसे ज़्यादा है, यानी 40 करोड़ जो गरीब जनसंख्या है इनसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कहा जाए दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या, इनका जो योगदान है, इनकी आमदनी का योगदान है दुनिया की टोटल आमदनी है। दुनिया की टोटल आमदनी हम 100% देखना है तो 100% में केवल गरीब जो 40% जनसंख्या है, यानी कि पूरे विश्व की जनसंख्या की बात हो रही है, भारत की जनसंख्या की बात नहीं हो रही है। यानी 100% में से विश्व में 40% लोग कैसे हैं, गरीब हैं। और 40% का अगर हम इकोनॉमी में स्थान देखें या फिर हम आर्थिक रूप से स्थान देखें उनका, तो 40% मात्र 5% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी 5% का योगदान है इनका विश्व भर की जो आमदनी में। ठीक है, वहीं लगभग 10% अमीर लोग ऐसे हैं जो कि इस 100% इकोनॉमी में से 54% का जो है यहाँ पर ये नियंत्रण करते हैं। ये आपको एक विभेद देखने को मिलेगा। वहीं आपको उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप जैसे औद्योगिक देशों की बात करें तो यहाँ पर दुनिया का 25% हिस्सा रहता है। यानी आप अगर उत्तरी नॉर्थ अमेरिका की बात करें, पश्चिमी यूरोप के जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ की बात करें तो वहाँ पे दुनिया की आबादी का मात्र 25% हिस्सा रह रहा है, यानी 1/4 हिस्सा इन देशों में रह रहा है। लेकिन अगर देखा जाए आर्थिक दृष्टि से, तो आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो दुनिया के 86% उद्योग वो इन्हीं देशों में है। यानी जो मेन आप कंपोनेंट्स के उद्योग हैं, आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के उद्योग हैं, तमाम तरह की नवीन प्रौद्योगिकी के उद्योग हैं, तो आपको इन देशों में देखने को मिलेंगे। कोई टेक्नोलॉजी का इजाद होता है, जो टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है, तो उन पर आप देखते होंगे कॉपीराइट लेने वाले यही लोग सबसे पहले होते हैं, अमेरिका वाले होते हैं, यूरोप वाले होते हैं। अब तो जापान भी होड़ में आगे शामिल हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 86% उद्योग इन्हीं देशों में है। और अगर देखा जाए जो विश्व भर में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, यानी कि विद्युत के फॉर्म में बता रहे हैं, विद्युत के फॉर्म में आप देखेंगे यहाँ पर तेल के फॉर्म में, यानी कि जो ऑयल इंडस्ट्री वगैरह से मिलने वाली ऊर्जा है उसकी बात करें यहाँ पर, तो ये लोग 80% ऊर्जा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी समूचे विश्व में जितनी ऊर्जा इस्तेमाल की होनी है उसका 80% अकेले यही यानी उत्तर अमेरिका और पश्चिम यूरोप वाले देश इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर यानी कि औद्योगिक देशों की बात करें और विकासशील देशों से इनकी कंपेयर करें तो हमारे यहाँ और इनके यहाँ में डिफरेंस क्या है। यानी हम जैसे जैसे हमारा चाइना है, भारत है, ये डेवलप यानी कि ये डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ के औद्योगिक इनके निवासियों की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कम से कम 3 गुना अधिक पानी मिलता है,
यानी कि हमारे यहाँ की तुलना में एक अमेरिका का व्यक्ति जो है वो हमसे 3 गुना ज़्यादा उसे पानी मिल रहा है, 10 गुना ज़्यादा उसे ऊर्जा मिल रही है। यानी हमारे यहाँ तो आप देखते होंगे बिजली वगैरह आती नहीं है, विद्युत वगैरह आती नहीं है, इसके अलावा सभी के पास अपने वाहन वगैरह नहीं है। इसके अलावा अगर वहाँ पे लोहे के संदर्भ में देखें तो 13 गुना लोहा ज़्यादा मिल रहा है। यानी हमारे यहाँ लोहे का यानी कि एक सिंगल पर्सन जो लोहे का औसत उपयोग करता है उसकी तुलना में अमेरिका का एक औसत पर्सन का उपयोग निकालें, उपभोग निकालें, तो हमसे 13 गुना ज़्यादा लोहा इस्तेमाल करता है। इस्पात हमसे जो है इस्पात 14 गुना, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कितना अंतर है, यानी कि वो हमसे ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जनसंख्या भी कम है, लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है और हमारे यहाँ ये सब चीज़ें उपलब्ध भी नहीं है आसानी से। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है गर्भावस्था से जुड़े मामलों में मरने वाले बच्चों की संख्या। नाइजीरिया, यानी कि आप नाइजीरिया के बारे में जानते होंगे, एक अफ्रीकी देश है। यहाँ पर 18 में से एक मामले में, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे 18 महिलाओं में एक बच्चा, 18 यानी कि 18 बच्चे अगर देखेंगे गर्भावस्था वाले तो 18 में से एक बच्चा मरता है। वहीं अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में आप गर्भावस्था से जुड़े मामलों में 87 बच्चों पर केवल एक बच्चा मरता है। समझ लीजिए कितना डिफरेंस है। यानी यहाँ पर नाइजीरिया में 18 बच्चे जो गर्भावस्था में उनमें से एक बच्चा बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी अबॉर्ट हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, जबकि यहाँ पर 87 में से एक केस निकल के आता है। अगर हम बात करें प्रदूषण की तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देश भी यही हैं। यानी आपके जो औद्योगिक क्रांति में पहले पायदान पर देश आपके हैं उत्तरी अमेरिका वाले या फिर आपके यूरोप वाले, ये पहले पायदान पे होने वाले देश ही आज वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं देशों से निकल रही है। यानी कि उनमें पहली दुनिया के ये देश जो हैं वो 2/3 यानी यहाँ पर जो उत्सर्जन कर रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा उत्सर्जन आपकी डेवलप्ड कंट्री में है, क्योंकि ऊर्जा की मांगे ज़्यादा है। हमने ये भी देखा था कि दुनिया भर की 80% ऊर्जा केवल इन्हीं डेवलप्ड कंट्रियों में इस्तेमाल होती है, तो उत्सर्जन ज़्यादा है यहाँ पर, जिससे आप देख रहे होंगे वातावरण हमारा दूषित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने आसपास के पर्यावरण में या वैश्विक संदर्भ में देखें तो वैश्विक संदर्भ में भी कहीं ना कहीं हमें समानता झलकती हुई नजर नहीं आती है। समानता क्यों झलकती हुई नजर नहीं आती है, उसके सामने आपके सामने ये यहाँ पर आंकड़े हैं। यानी आप चाहे आर्थिक स्तर पर देख लें आंकड़े, चाहे वो आपके पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आंकड़े देख लें, यानी आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर समानता के बारे में हमारे यहाँ एक सर्वे किया गया था सन 2001 की सेंसस में, जनगणना में सर्वे किया गया था। यहाँ पर परिवार, यहाँ पे ग्रामीण परिवार और शहरी परिवार, इनमें अंतर बताया गया था कि बिजली का कनेक्शन कितने % लोगों के पास है ग्रामीण स्तर पर और शहरों में कितना है। उस समय 44% लोगों के पास ग्रामीण परिवारों में बिजली का कनेक्शन था, जबकि शहरी लोगों पर 88% था। मकान में सरकारी नल का कनेक्शन 10% लोगों के पास था ग्रामीण स्तर पर, जबकि शहरी परिवारों में 50% लोगों पर था। मकान में स्नान घर का मतलब जो है आपका वही नहाने वाला स्थान यहाँ पर जो है, तो वो यहाँ पर अगर देखा जाए 23% लोगों के यहाँ स्नान घर थे, ठीक है। यानी बाथरूम 23% लोगों के पास थे ग्रामीण लोगों के पास, जबकि शहरी लोगों में 70% लोगों के पास ग्रामीण थे। टेलीविजन यानी जो टीवी 19% लोगों के पास थी ग्रामीण परिवार में, शहरी परिवार में 64% लोगों के पास थी। स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल, मोपेड का मतलब वही लूना, यानी जो आप लूना टाइप मोटरसाइकिल जो देखते हैं जिसके पीछे सामान वगैरह कैरी करके ले जा सकते हैं, तो मोपेड बोलते हैं उसे। तो 7% लोगों के पास ग्रामीण परिवारों में ये वाहन थे, जबकि शहरी परिवारों में 25% लोगों के पास ये दोपहिया वाहन थे। कार, जीप या वैन के मामले में 1% लोग जो है ग्रामीण परिवार में कार, जीप या वैन होल्ड कर रहे हैं पूरी ग्रामीण जनसंख्या का, जबकि शहरी परिवारों में 6% लोग होल्ड कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना अंतर है। ये अंतर होने का रीजन क्या है? आय असमानता। यानी आप जो ये सामान देख रहे हैं, जो उपभोग के हमारे साधन देख रहे हैं, इनमें अंतर का रीजन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आय असमानता है। आप ये भी जानते हैं हमारे ग्रामीण परिवारों में जो आय है, आय का स्तर बहुत ही निम्न है, शहरी परिवारों में आय का स्तर जो है उच्च है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लगातार पलायन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब पर भी सोचना पड़ेगा। हम समानता के केवल सामाजिक पहलुओं पर ही नहीं, यहाँ पर हमें एक जो आर्थिक पहलू है उन पर भी सोचना होगा, उन पर भी विचार करना होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है लगभग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, लेकिन हम हर जगह देखते हैं हमें असमानता देखने को मिलती है। हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहाँ पे धन संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति, इन सब में भारी असमानता है। तो हमारे मन में एक प्रश्न तो उठता ही है कि भाई ये आई कहाँ से, यानी वास्तव में ये किस चीज़ का प्रतिबिंब कर रही है असमानता, और ये आई कहाँ से, व्याप्त कहाँ से हुई, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में उठती हैं लगातार। तो हम ये सब सवाल ढूंढेंगे कहाँ पर? हम इन सवालों के उत्तर ढूंढेंगे आपकी इसी किताब में, राजनीतिक सिद्धांत में। तो ये इनके केंद्रीय विषय हैं वास्तव में, जो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये समानता का जो पहलू है, हम समानता की बात कर रहे हैं, कानून में हमें समानता के पहलू पकड़ा दिए गए, संविधान में समानता की बात की गई, लेकिन फिर भी हमारे समाज में, हमारे आसपास ये समानता कहाँ से, यानी समानता की बात हम करने वाले हमारा संविधान है, फिर भी हम जगह जगह देखेंगे तो समानता ही असमानता में मिलेगी। तो ये सब असमानता आई कहाँ से,
और समानता वास्तव में समानता का निहितार्थ क्या है, समानता होती क्या है, इसके मायने क्या हैं, और समानता असमानता में अंतर क्या है, ये सब बातों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर समानता क्या है, वास्तव में समानता को यहाँ पे परिभाषित किया गया। समानता क्या है, ये जो आपके सामने जो आप देख रहे हैं पंपलेट टाइप देख रहे हैं, ये पंपलेट अभी के नहीं है, बल्कि हमारे देश में भी ये पंपलेट अगर देखा जाए तो 1947 से पहले के हैं। और जबकि अगर अमेरिकी देशों में बात की जाए, या फिर जो आपके अफ्रीकन देश हैं, अफ्रीकन देशों में भी हम आज से लगभग 30 से 35 साल पहले के हैं। आप लोग जानते होंगे लगभग हर जगह उस समय, आज से अगर 70 साल पहले देखें तो लगभग हमारी पूरी दुनिया में ऐसा ही कोई एक आध देश बचा हो, बहुत ही कम देश बचे थे। लगभग 80% देशों पर जो है औपनिवेशिक शासन रहा है। ये बात आप पढ़ चुके हैं इतिहास में भी। तो औपनिवेशिक शासन करने वाले लोग कौन थे, वो गोरे लोग थे, यानी वही ब्रिटिशर्स, पुर्तगाली, फ्रेंच, ठीक है, यानी सब ये स्पेनिश, ये सब गोरे लोग थे ये। तो ये गोरे लोग जो थे, ये लगातार इन्होंने एक अश्वेत जनसंख्या जो थी उसके साथ लगातार भेदभाव किया। जैसे अमेरिका में देखते होंगे, रोजा पार्क्स वाली आपने कहानी पढ़ी थी, रोजा पार्क्स ने एक बड़ा आंदोलन चलाया, उसके बाद फिर अश्वेत श्वेत के लिए समानता वाली बात, अधिकारों की बात कही गई बाद में, ठीक है। रोजा पार्क्स की कहानी आपने पढ़ी थी। वहीं आपने देखा प्रवेश नहीं है कुत्ते को, नीग्रो को और मैक्सिकोवासी को, ये अमेरिका में लगा। ऐसे ही हमारे यहाँ भी स्लोगन लगा था कि कुत्ता और यानी कुत्ते और भारतीय नागरिक को प्रवेश वर्जित है। यानी जगह जगह क्लबों में, जगह जगह स्विमिंग पूल्स वगैरह में, जगह जगह होटलों में ऐसे तख्तियां लगाई गई थी, आपने देखा होगा। वहीं अमेरिका में हाल ये था, अमेरिका का हाल आपको पता होगा कि पीने का पानी, अस्पताल, यहाँ तक कि जो सरकारी संसाधन थे, यानी कि जैसे स्कूल बस वगैरह थी, स्कूल वगैरह थे, वो भी अलग अलग थे, यानी गोरे लोगों के अलग थे और काले लोगों के अलग थे। तो एक लंबा मतलब जो है संघर्ष चला है। विश्राम गृह, यहाँ पर विश्राम गृह में लिखा है रेस्ट हाउस में केवल ये गोरे लोगों के लिए, अश्वेतों के लिए नहीं है। आपने ये भी पढ़ा था कि बसों वगैरह में अगर कोई मान लीजिए अश्वेत व्यक्ति वहां पे बैठा है, सीट पर बैठा है, और श्वेत व्यक्ति उससे आके अपनी सीट मांगता है, तो उस व्यक्ति को उठना पड़ता था सीट में से, उसे खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती थी। इस बात के विरोध में आपने देखा होगा रोजा पार्क्स, एक अश्वेत महिला थी, उनसे एक व्यक्ति ने सीट मांगी, गोरे व्यक्ति ने, रोजा पार्क्स अपनी जगह से नहीं खड़ी हुई और वहीं से एक आंदोलन की बुनियाद पड़ गई। तो वो बातें आप पहले पढ़ चुके हैं, तो हम वो बातें दोहराएंगे नहीं। तो समानता के बारे में आपने ये सब चीजें देख ली, कहीं ना कहीं किस तरह का विभेद रहा है, किस तरह का विभेदीकृत समाज रहा है और कैसे कैसे भेदभाव हुए हैं, वो आपके सामने यहाँ पर एक झलक आपको देखने को मिल रही है। ये झलक जो है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के संदर्भ में पूरी झलक नहीं है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। ये झलक जो दी गई है वो अमेरिकी देशों के संदर्भ में है, और या फिर ऐसे देशों के, अफ्रीकी देशों के संदर्भ में है। यानी हमारे यहाँ लगभग अश्वेत श्वेत वाली कंडीशन नहीं थी, हमारे यहाँ जातिगत भेदभाव थे, ये बात आप जानते हैं। अश्वेत वाली इतनी कंडीशन हमारे यहाँ इतनी हावी नहीं रही है। तो यहाँ पर आप ये चित्र देखेंगे, यहाँ पर नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव मिलेंगे। तो हमें ये इस तरह के जो भेदभाव होते हैं, ये हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करते हैं। यानी कि आत्मबोध का मतलब हमें बोध हो जाता है कि हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ, या हमारे जो हमें मानवीय गरिमा मिलनी चाहिए, हमें मानवीय रूप से हमें सम्मान मिलना चाहिए, उसके साथ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। यानी हर मनुष्य को एक मानवीयपूर्ण या फिर गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और जब उसके साथ ऐसी हरकतें होंगी तो यकीन मानिए वो गरिमापूर्ण जीवन नहीं, उसके साथ एक यानी कह सकते हैं जघन्य अपराध हो रहा है। तो यहाँ पर समानता जो है का हमारा आत्मबोध ये कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और परिवाह के हकदार हैं। साझी मानवता का मतलब क्या है, नहीं आप सभी जानते हैं कि हम साझी मानवता के तहत यही देखते हैं कि मनुष्य को किसने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। सब अपने अपने यानी कोई ईश्वर को बोलता है, खुदा को बोलता है, कोई जीसस को बोलता है। तो आपने सबके अपने धर्म में, लेकिन सब वही मानते हैं कि एक सुपर पावर ने बनाया है, सुपर पावर ने बनाया, ये बात सब मानते हैं। और आप ये भी जानते हैं ईश्वर की जो बनाई हुई सब चीजें हैं उनमें कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मन मस्तिष्क में जो नफरत का जहर घोल दिया गया है, या कहा जाए असमानता या फिर एक जो जहर घोल दिया गया है, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वैसे हम लोग मानवता के आधार पर सब समान है, लेकिन फिर भी हम देखा जाए हमारे आसपास इस तरह का जहर आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं सभी की मानसिकता में भरा हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई समानता का बताया गया कि भाई कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतया समान बर्ताव नहीं करता है। यानी बिल्कुल सही बात है, यानी लगभग समान समाज तो कोई नहीं है। यानी ऐसा कोई समाज आज आप पूरी दुनिया का अध्ययन कर लें, भारत को छोड़कर भी, तो समान समाज तो कहीं नहीं मिलेगा। अंतर जरूर मिलेगा। अंतर होना इसलिए जरूरी है, अंतर होने का मतलब भी बताया गया अंतर क्यों जरूरी है। यानी आप देखेंगे कि समानता की बात हो रही है, फिर भी कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत ऊंचे पदों पर बैठा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे दिन मेहनत करता है, 200 रुपये उसे लेबर की मिल पाते हैं, पूरे दिन शारीरिक श्रम करता है, 200 रुपये भी नहीं कमा पाता है मुश्किल से। कोई व्यक्ति ऐसा है जो केवल कुर्सी पर बैठे बैठे 20,000 रुपये कमा लेता है। तो ये जो अंतर है, ये अंतर क्यों हमें देखने को मिल रहा है और इसका क्या मतलब मायने हैं। सबसे बड़ी बात है, समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है। यानी कि हम अगर जो विभाजन या अंतर देखते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। वरना मान लीजिए सभी समान होंगे
तो एक बात बताइए, सभी समान होंगे, समाज का एक असंतुलन हो जाएगा, संतुलन नहीं हो पाएगा, समाज में एक रुकावट आ जाएगी, यानी कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहेगा, कोई किसी के काम नहीं करना चाहेगा। ऑब्वियस सी बात है, सब अपने अपने में मस्त होंगे कि भाई हमें नहीं करना किसी के यहाँ, हमें किसी के यहाँ कुछ नहीं करना। तो एक कार्य विभाजन वाला सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन यहाँ दिक्कत तब आ जाती है जब उस कार्य विभाजन को हम उसके जन्म से जोड़ देते हैं, जैसे कि हमारे भारत में हुआ है। भारत के संदर्भ में ही हुआ है। भारत में जो कार्य विभाजन पहले हुआ था सदियों पहले, उस कार्य विभाजन के आधार पर हमने जाति व्यवस्था गढ़ दी। हमने जातियों को भी हमने कार्य विभाजन के आधार पर न बनाकर हमने फिर उसे जो है जाति के आधार पर बना दिया। तो ये कार्य विभाजन कहीं ना कहीं हमारी सामाजिकता जो हमारी समाज का एक दुश्मन बन गया। तो ये जो चीज़ें हैं होनी भी चाहिए, और इसका एक फिर खामियाजा क्या हुआ वो भी हम जानते हैं। जबकि यहाँ बताया गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें हमें विभाजन स्वीकार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री, सेना के जनरल, इन्हें विशेष सरकारी दर्जा प्राप्त है, और ये हमें तब तक समानता के विपरीत नहीं लगेगा जब तक ये इसका दुरुपयोग न करें। यानी कि प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या वे सेना के प्रमुख हैं, इनको विशेषाधिकार मिले हुए हैं। अगर ये विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं करें तो ये संविधान के अनुरूप है, और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर दें तो यकीन मानिए समानता की धारणा के बिल्कुल विरुद्ध हो जाएंगे ये। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम किसी को अगर विशेष अधिकार दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ रीजन है, और मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं संविधान के विरुद्ध है और समानता के विरुद्ध भी है। यहाँ पर इस यानी इन लाइनों का अर्थ यहाँ पर यही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक वही प्रश्न पूछा गया है कि भाई कौन सी विशिष्टताएं, यानी कौन सी ऐसी ऐसी क्वालिटीज हैं, विशिष्टताएं हैं, और कौन से ऐसे विभेद, यानी कौन से ऐसे अंतर इन्हें स्वीकार किए जाएं, करने लायक हैं या कौन से नहीं है। यानी कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई कौन सी जो अच्छी बात है उन्हें स्वीकार करें, कौन सी विशिष्टताएं स्वीकार करें, कौन से विभेद उन्हें अस्वीकार करें, ये कैसे डिफाइन होगा। ठीक है, तो कई बार हम ये देखते हैं लोगों के साथ जन्म के आधार पर, खास धर्म में, नस्ल में, जाति या लिंग में जन्म के आधार पर विभेद किया जाता है। खास करके आप देखते होंगे आपके पूर्वोत्तर भारत के जब स्टूडेंट आपके दिल्ली में शिक्षा लेने आते हैं तब आप एक अनुभव करते होंगे, आप अखबारों में पढ़ते भी होंगे, पूर्वोत्तर भारत वाले हमारे छात्रों के साथ, हमारे छात्र भाइयों के साथ किस तरह का भेदभाव होता है। कोई उन्हें कहता है चाइनीज हो तुम, कोई कहता है मोमोज बेचने वाले हो। बड़ी शर्मनाक स्थिति है, बड़ी शर्म आती है ये बातें जब अखबारों में आती हैं, छपकर आती हैं, या फिर वो लोग बताते हैं कि हमें किस तरह से हमें टॉर्चर करते हैं, किस तरह से हमें हरेस करते हैं। बड़ा शर्म आती है। क्या आपको लगता है जो जिस पूर्वोत्तर को हमें गर्व होता है कि हमारी वहाँ पे जो है एक कह सकते हैं एक अच्छी खासी कल्चर है, समृद्ध कल्चर है, और हम उसका इस तरह से मजाक उड़ाते हैं, हमें शर्म करनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि हम मानने वाले नहीं हैं, हम अपनी आदत से मजबूर हैं। हम क्यों मानेंगे? हम तो अपने बहुमत के आधार पर हम किसी से भी कुछ भी कह जाते हैं। अब आप वहाँ पर जाएँ, मान लीजिए आप पूर्वोत्तर कहीं घूमने जाएँ, पूर्वोत्तर वाला व्यक्ति आपको इस आधार पर भेदभाव करे कि आप उत्तर भारत से आए हो, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हमेशा आप याद रखिए, आपको इस तरह के जो मजाक चलते हैं, मैं देखता हूँ तमाम तरह की टिप्पणियां की जाती है, मोमोज बेचो, ये करो, वो मोमोज बेचने के लिए हैं। आप अगर देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के छात्रों को उठा के देखेंगे तो आज पूर्वोत्तर भारत के छात्र न केवल आपके सिविल सर्विस सेवा परीक्षा में, बल्कि इंडियन आर्मी में भी उनका एक अलग स्थान बना हुआ है। इंडियन आर्मी में भी उनकी एक विशेष महत्ता है। तो आप देखेंगे फिर भी आप मतलब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो यहाँ पर कहा गया है तो लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है सभी को समान सफलता ना मिले, लेकिन हम जो विभेद कर रहे हैं वो वास्तव में गलत है। यानी हम जो असमानता हम अपने स्तर से फैला रहे हैं वो वास्तव में गलत है। यानी कि यहाँ पर यह भी चर्चा की गई है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने अंदर छुपी संभावना को विकसित करने में सक्षम है तो उसे ये परेशानी महसूस नहीं होगी। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर नैसर्गिक रूप से, यानी स्वाभाविक रूप से या जन्मजात रूप से ऐसी क्षमता होती है कि किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर जाते हैं, किसी भी सिचुएशन में जिंदा रहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कितना भी कोई मेंटल हरेस कर ले, कितना भी कोई कुछ कह ले, लेकिन हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। ये ऐसी जो है कह सकते हैं बिलिंग पावर हर किसी में नहीं होती, हर ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति हर किसी में नहीं होती है कि इतना सब संघर्ष झेलने के बाद भी आगे बढ़ जाए। कुछ लोग जो इन सब चीज़ों को झेल जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं तो आप देखते होंगे आत्महत्या कर लेते हैं। आप देखते होंगे तमाम जगह, तमाम कॉलेजों में रैगिंग के आधार पर, हरेसमेंट के आधार पर जो है बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, देखने को मिलता है आपको। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी हमें इन सब चीज़ों को संरक्षित करने के लिए कहा गया है और हम इनके साथ एक भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव करके कहीं ना कहीं भारत की जो समन्वित संस्कृति है उस पर हम एक बट्टा लगा रहे हैं, यानी कि प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो हमें ये कदापि किंचित बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं हो सकते हैं, कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। ठीक है, ये सब बने क्यों? यहाँ बताया गया कड़े परिश्रम या चेतना इनसे विख्यात हो सकते हैं।
तो यहाँ पर बताया गया है कि इसका मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। यानी हम जो व्यवहार कर रहे हैं, जो अवसर मिल रहे हैं, वो जन्म से निर्धारित ना हो, सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित ना हो। यानी कि आप देखते होंगे, आपने देखा होगा रिक्शा चलाने वाला का बच्चा IAS बन गया, एक जो है कहा जाए ऑटो चलाने वाले का बच्चा जो है IAS जो है बन गया, ठीक है। किसी की माँ जो है घरों में जाके बर्तन मांजती थी, उसका बेटा जो IAS बन गया। तो ये जो चीज़ें हैं आप देखेंगे ये तब पॉसिबल हुई हैं जब हमने समानता के अधिकार की कानूनी रूप से रक्षा की है। तो जरूरी यही है कि हम जो विभिन्न विभिन्न स्तरों से आने वाले लोग हैं उनके साथ समानता का बर्ताव करें। अब देखिए यहाँ पर अवसरों की समानता की बात की गई है। अवसरों की समानता यानी कि आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि भाई सभी मनुष्य कुछ ना कुछ अपनी योग्यता लेकर पैदा होते हैं, और लोग योग्यता लेकर पैदा भी नहीं होते हैं। कुछ लोग समाज में आकर अपनी योग्यताओं को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, और विभिन्न अवसरों में हकदार भी होते हैं। जैसे आप देखेंगे विभिन्न अवसरों में उस हकदार भी होते हैं। कुछ लोग विशिष्ट प्रतिभा वाले होते हैं, इसकी वजह से बहुत क्षेत्र में आगे पहुंच जाते हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं होते, कुछ लोग एवरेज होते हैं, नहीं आगे पहुंच पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट में पहले पायदान में पहुंच गया, कोई बहुत सफल वकील बन गया, लेकिन ये यहाँ पर समाज को असमान नहीं माना जा सकता। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि समाज में उन्हें जो है सामाजिक दर्जा मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे लिए अवसरों में समानता में हम यहाँ देखते हैं सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकारों में समानता का अभाव, ये होना महत्वपूर्ण नहीं है। हम यहाँ अगर हम बात करें अपने अवसरों में समानता की बात में, तो हम यहाँ पर यही देखते हैं कि हमारे यहाँ सामाजिक दर्जा यानी कोई व्यक्ति समाज में उसका क्या दर्जा है, कौन से पद पर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। संपत्ति या विशेषाधिकार मिले, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीजों की उपलब्धता में असमानताओं से कोई समाज असमान और न्यायपूर्ण बनता है। यानी हम ये देखते हैं कि ये जो चीजें होंगी, सामाजिक दर्जा, संपत्ति, विशेषाधिकार, इनसे समानता का अभाव होना या ना होना ये कोई हमारे लिए मैटर नहीं करता है। लेकिन वास्तव में किसी के साथ हम शिक्षा में भेदभाव कर रहे हो, स्वास्थ्य में भेदभाव कर रहे हो, सुरक्षित आवास जैसी चीजों में भेदभाव कर रहे हैं, तो इससे हमारा समाज असमानताओं से ग्रसित होता है और लगातार असमान और जो अन्यायपूर्ण बनता चला जाता है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। इसलिए अवसरों में समानता होना जरूरी है। और अवसरों में समानता के लिए हमने सबसे पहला जो मुद्दा उठाया है वो उठाया है इन 3 चीजों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास। यानी कि हमारे लिए मुख्य पहलू है। कहा जाए कोई भी व्यक्ति अपना विकास आज वर्तमान अगर देखा जाए, वर्तमान परिस्थितियां देखी जाए, तो शिक्षा सभी का अभिन्न अंग है। आप जानते हैं शिक्षा को जो है फंडामेंटल राइट्स बनाया गया अनुच्छेद 21A के तहत। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे आज भी ऐसे लाखों बच्चे हैं जो आज भी शिक्षा की पहुंच से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं, और यहाँ पे शिक्षा मिल भी रही है तो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल आप देखते होंगे खस्ता हाल है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। तो ऐसे में हम कैसे समाज को जो विकसित कर पाएंगे, ऐसे में समाज को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे जब इतनी एक खाई यहाँ पे मेंटेन है, इतनी खाई यहाँ पे बनी हुई है। तो यकीन मानिए इन सब पे में सुधार करने की जरूरत है। यहाँ पर जो असमानताएं हैं उनको डिफाइन किया गया है कि असमानताएं कितने प्रकार से होती हैं। तो ये तो अवसरों में समानता वाला टॉपिक जो है ये आर्टिकल 16 में है। वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी जो चिंतन यहाँ पे किया गया है, मंथन किया गया है, अवसरों में समानता का मंथन यहाँ पर आपके कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर नहीं किया गया है। यहाँ पर किया गया है कि यहाँ पर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, ये हमारे लिए यहाँ पे प्रायोरिटी में, यानी अवसरों की समानता में हमारी प्रायोरिटी में ये 3 चीजें हैं। समझ रहे हैं आप, ये 3 चीजें हमारी प्रायोरिटी में। आप इतना समझ लीजिए कि ये प्रायोरिटी में है, यानी हम इन क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर अवसरों में समानता हमारे लिए यहाँ पर ध्येय हमारा तभी यहाँ पर जो है पूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर असमानताएं बताई गई हैं कि असमानताएं होती कितने प्रकार की हैं। यहाँ पर 2 तरह से होती हैं, प्राकृतिक और दूसरी सामाजिक। तो प्राकृतिक असमानताएं आप जानते होंगे, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम है या नहीं है, शारीरिक रूप से जो भी जन्म ले रहा है, उसकी बौद्धिक लब्धता वगैरह, ये सब क्या प्राकृतिक रूप से है। यानी प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताएं होती हैं, विभिन्न कार्यों की विभिन्न प्रतिभाएं होती हैं, अलग अलग चयन के कारण पैदा करती हैं। यानी आप जानते हैं कि लोगों की विभिन्न क्षमताएं हैं, विभिन्न प्रतिभाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग लोग अपने अपने वृत्तिक कार्यों को चुनाव करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जन्म से बहुत ज़्यादा कुशाग्र है, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है, वो सिविल सेवा परीक्षा की तरफ भी जा सकता है। कोई बच्चा एक एवरेज है, हो सकता है वो फैक्ट्री में कहीं चला जाए काम करने के लिए। कुछ अब यहाँ पर ये तो आपकी प्राकृतिक हो गई असमानताएं। वहीं कुछ असमानताएं ऐसी होती हैं जो समाज जनित होती हैं, यानी जो किसी समाज में या समाज के द्वारा शोषण करके जो है यहाँ पर पैदा होती हैं। यहाँ पे वही बताया गया समाज जनित में, ये समाज जनित असमानताएं वे होती हैं जो समाज में अवसरों में की असमानता होने या फिर किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती हैं। अवसरों की असमानता का मतलब यहाँ पर क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास किसी को न मिलने की वजह से पैदा हुई असमानताएं हैं, या फिर कोई व्यक्ति किसी को दबा रहा है, शोषण कर रहा है, तो ऐसे करके जो उत्पन्न हुई असमानताएं ये आपकी समाज जनित असमानताएं कहलाई जाएंगी। यहाँ पे बताया गया है कि प्राकृतिक असमानताएं जो है जन्मगत विशिष्टताओं, योग्यताओं का परिणाम मानी जाती हैं। यहाँ पर
जो है इनमें हम परिमार्जन भी कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं। सामाजिक असमानताएं वे हैं जिन्हें समाज ने पैदा किया है। जैसे हम बात देखेंगे यहाँ पर कि कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को या फिर शारीरिक काम करने वालों से अच्छा समझते हैं। आपने देखा होगा कुछ समाजों में यही है कि जो लोग शारीरिक श्रम कर रहे हैं उनकी वैल्यू कम है और जो लोग बौद्धिक श्रम कर रहे हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो और इसी अनुरूप उन्हें दर्जा भी मिला हुआ है। बौद्धिक श्रम करने वालों को यहाँ पे सबसे ऊपर रखा गया है और शारीरिक श्रम वालों को नीचे रखा गया है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव ही कर रहे हैं हम, और इसके साथ साथ उनके साथ विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं समाज के मूल्य प्रतिबिंबित होने लगते हैं। भेदभाव में समाज के जो मूल्य हैं, समाज का जो मैंने करता यानी समाज का जो मेन चेहरा है वो हमें दिखने लगता है। तो ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं लगने लगता है कि भाई इस तरह का जो भेदभाव वो अनुचित है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है प्राकृतिक और सामाजिक समाज जनित, आपने देख लिया होगा। आपने ये भी देख लिया सामाजिक असमानताएं लोगों ने कैसे फैलाई हैं। यानी एक व्यक्ति कोई बौद्धिक कार्य कर रहा है उसे हमने ऊंचा दर्जा दे दिया, कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम कर रहा है उसे नीचा दर्जा दे दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई सामाजिक रूप से या फिर अगर देखा जाए कानूनी रूप से गलत तो कानूनी रूप से समान है, लेकिन फिर भी हमने उसका एक दायरा बना दिया है कि भाई कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो ऊपर है और अनपढ़ व्यक्ति है तो नीचे है, जबकि ये चीज़ें गलत हैं, ये समाज जनित हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, यह एक प्राकृतिक असमानता है। आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। यानी कुछ हमारे सामने बर्ताव हुए हैं, कुछ ऐसी कहानियां हमारे सामने गढ़ी गई हैं जिसकी वजह से हमें ये लगने लगा है कि ये जो चीज़ें हैं ये प्राकृतिक रूप से विद्यमान हैं। जैसे स्त्रियों के संदर्भ में है, स्त्रियों के संदर्भ में हमने कुछ चीज़ें ऐसी धारणाएं बना दी हैं जिन्हें हमने समाज जनित न होकर हम उन्हें प्रकृति से जोड़ देते हैं कि भाई ये स्त्रियों की प्रकृति ऐसी है, लड़कियों की प्रकृति ऐसी, नेचर ही ऐसा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानता लंबे काल तक विद्यमान रहती हैं तो वे हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती हैं। ठीक बिल्कुल स्त्री को कमजोर समझना, स्त्री को कमजोर समझना क्या है? हमारे पितृसत्तात्मक समाज ने सदियों से स्त्रियों को दबाया, उसका परिणाम ये हुआ कि हम ये समझने लगे प्राकृतिक रूप से कि स्त्रियां जो है शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, अक्षम होती हैं। यानी कि ये बहुत ज़्यादा कहा जाए जो बौद्धिक कार्य करने में सक्षम नहीं है, इस तरह की धारणा हमने बना ली, या फिर कहा जाए व्यापारिक या वृत्तिक कार्य करने में सक्षम नहीं है, ऐसी धारणा हमने बना ली। कहीं ना कहीं हमने ये मान लिया। जैसे आपने देखा होगा अनादिकाल से स्त्री जो अबला कही जाती है। अबला का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी कि जिस शक्तिहीन, कितना गलत शब्द है अबल। जैसे आपने सुना होगा अबल सबल, ये वर्ड तो सुना होगा। सबल मतलब जो सक्षम हो, शारीरिक रूप से सक्षम हो, हर कार्य कर सके, उसे सबल बोलता जाता है। अबल का मतलब अबल, और अबल के पीछे आ की मात्रा लगा दीजिए, अबला बन गया। ठीक है, अबल को हमने अबला बना दिया। अबल का मतलब यही है जो यानी कि शक्तिहीन हो, या फिर जो जिसमें जो है शक्ति ना हो। क्या स्त्री को आप अबल कह के, वास्तव में अबला कह के उसे जो है यहाँ पर हम यहाँ पे सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसका जो है कहीं ना कहीं असम्मान कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसका असम्मान कर रहे हैं। आप एक खुद सोचिए, खुद थोड़ा इमेजिन करके देखिए, जो स्त्री अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी को जन्म देती है, अपनी जान को जोखिम में डालकर एक नई जान में जान डालती है, उसे अबला कहना कहीं ना कहीं इस पूरी स्त्री जाति का कहीं ना कहीं कह सकते हैं सम्मान नहीं है, बल्कि असम्मान है। कहीं ना कहीं स्त्री जाति का हम उपहास उड़ा रहे हैं ऐसा करके। तो ये आप अबला का शब्द का मतलब आज समझ गए होंगे। अबला क्यों कहते हैं? अबला का मतलब यही होता है जिसमें शक्तिहीन हो कोई व्यक्ति, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो, स्ट्रांग ना हो, उसे हमने अबल नाम दे दिया। सबल का मतलब जो सक्षम है। ठीक है, लेकिन ये गलत है। यानी अबल के आगे हमने जोड़ते जोड़ते अबला लग गया कि भाई स्त्री अबला है। अबला क्यों है स्त्री? हमने उन्हें भीरू यानी कायर, पुरुषों से कम बुद्धि वाला, ये हमने माना जाता है। यानी हमने ये मान लिया विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, और ऐसे करके हमने उन्हें जो है समान अधिकार से वंचित करना, हमने यहाँ पर ये मान लिया कि भाई इन्हें समान अधिकार से वंचित करना हमने न्याय संगत मान लिया हमारे पुराने के समाजों ने। और आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे आप यही जो धारणा है, यही धारणा अफ्रीका में भी पाई गई। अफ्रीका में कैसे पाई गई? अफ्रीका में मान लिया गया जो काले लोग होते हैं वो शारीरिक श्रम में बेटर हैं, लेकिन वो बौद्धिक रूप से स्ट्रांग नहीं है, और ऐसे करके अंग्रेजों ने वहाँ पर उन्हें दास प्रथा जैसी प्रथाओं में उन्हें संलिप्त कर दिया, और शारीरिक श्रम वगैरह बहुत ज़्यादा करवाए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें गलत हैं। आप खुद सोचिए, स्त्रियों को जब प्रॉपर अवसर मिले, पर्याप्त अवसर दिए गए, तो स्त्रियाँ भी किसी से पीछे नहीं रहीं। वर्तमान में आपके सामने है। वर्तमान अगर आप देखेंगे, आज अगर देखा जाए तो देश के जो फाइटर जेट से उड़ाने से लेकर आपके अगर नेवी तक में, इंडियन आर्मी की तो मैं तो पहले से थी, इंडियन नेवी तक में जो है परमिशन दे दी गई है। नेवी तक में महिला ऑफिसर तैनात हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमारा एक रूढ़िवादी समाज, हमारा कहा जाए परंपराओं में जकड़ा हुआ समाज, आज भी स्त्रियों को अबला समझता है, जबकि अबला नहीं है, सबला है। सब कुछ कर सकती हैं स्त्रियों को, अगर पूरा पर्याप्त अवसर दिया जाए, सब कुछ दिया जाए, सब कुछ कर सकती हैं। हमारे यहाँ देखिए, अब आप देखिए विडंबना देखिए,
जब झांसी की रानी का नाम आता है तो हम एकदम, हमारी नसों नसों में एकदम उत्साह की लहर दौड़ जाती है, एकदम बिजली की तरंगें दौड़ जाती हैं। और जब घर की स्त्री के लिए, अपनी घर की बहन बेटी के लिए अगर हम स्वतंत्रता की बात करें, अपनी बहन बेटी के लिए हम अगर अच्छी शिक्षा की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। नहीं, इतना आगे हमें नहीं भेजना है, पता नहीं क्या होगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये है कि हम एक जो पूर्वाग्रह की भावना है उससे हम ग्रसित हैं, उससे हमें बाहर निकलना है और हमें वास्तव में महिलाओं को आगे बढ़ाना है। देखिए, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, महिलाएं अपनी बात उठाएंगी, तो यकीन मानिए समाज में जो आप अभी देख रहे होंगे, जिस तरह का समाज का माहौल चल रहा है, जितना गंदा माहौल चल रहा है, केवल क्यों चल रहा है? महिलाओं को अबला समझने की वजह से चल रहा है। यानी जगह जगह आप देख रहे होंगे महिलाओं के साथ दुराचार, दुर्व्यवहार, ये सब देखने को मिल रहे हैं। ये क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि महिलाओं को हमने सशक्त बनाने का भी सोचा ही नहीं है। अगर हम महिलाओं को सशक्त बना देंगे, यकीन मानिए ये सारी घटनाएं बिल्कुल रुक जाएंगी, इन पर विराम लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें महिलाओं को सशक्त बनाने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि महिलाओं को यहाँ पर वैसे ही उसी तरह की यहाँ पे धारणा बना दी जाती है महिलाओं की बचपन से ही कि लड़कियां जो हैं उन्हें गुड़ियों से खेलना पसंद है। आप देखते होंगे कि हम खेल खिलौनों में भी उनके साथ भेदभाव करते हैं। लड़कियों को जो है खाना पकाने वाले बर्तन टाइप देते हैं खिलौनों के रूप में, लड़कों को हम मोटर कार वगैरह ये सब देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका हम पहले तैयार कर देते हैं कि भाई आपको इस क्षेत्र में जाना है, ये करना है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम स्त्रियों को शुरुआत से ही, बचपन से ही उन्हें जो है पूरा अवसर दें, पूरा पर्याप्त उन्हें संरक्षण दें, पर्याप्त रूप से उन्हें आगे पूरा प्रोत्साहन दें, स्त्रियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा के रहती हैं। तो ये बात आप जानते भी हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये तो बताया गया है, ये बात मंथन करने वाली है और आप लिखने लायक कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लिखने लायक जो पॉइंट होंगे वो आप यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देंगे और आप लिख लेना। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी थी हमारे सामने, यानी कि कुछ प्राकृतिक रूप से हमारे सामने जो धारणाएं थी, एक समस्या उत्पन्न हुई थी, तो उन समस्याओं को भी हमने जो है प्राकृतिक मानी गई। कुछ भिन्नताएं अपरिवर्तनीय नहीं रही हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ भिन्नताएं हमारे सामने प्राकृतिक रूप से भी थी, लेकिन आज के समय में जब विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तकनीकी आगे बढ़ रही है, तो वो अक्षमताएं, या वो कहा जाए वो हमारे जो शारीरिक रूप से अक्षमताएं हैं, वो भी हमारे लिए बाधा साबित नहीं रही हैं। जैसे आपने देखा होगा, चिकित्सा का विकास हुआ है, तकनीकी विकास हुआ है, ऐसे में विकलांग व्यक्ति भी आज प्रभावी ढंग से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। जो आपके सामने पहिएदार कुर्सियां हैं या ऑटोमेटिक रूप से चलने वाली कुर्सियां हैं, उनकी वजह से जो विकलांग व्यक्ति हैं वो भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत भी बदली जा सकती है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने शल्य चिकित्सा भी यहाँ पर आपके यहाँ अच्छी खासी है। आपके सामने एक वैज्ञानिक का नाम दिया है, स्टीफन हॉकिंस का नाम दिया है। स्टीफन हॉकिंस के आप जानते होंगे, लगभग 30 साल की उम्र में ये पैरालिसिस हो गए थे। 30 साल की उम्र के बाद लगभग ये अपनी पूरी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक 50 साल से ऊपर, 50 साल से ज़्यादा ही ये थे, अपनी चेयर पर बैठे रहे। चेयर पर बैठे बैठे टेक्नोलॉजी की मदद से इन्होंने तमाम किताबें लिख दी, तमाम रिसर्च पेपर लिख दिए, तमाम जो है सेमिनार्स को जो संबोधित किया। वो आप देखेंगे स्टीफन हॉकिंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। एक जो है यहाँ भौतिक वैज्ञानिक हैं ये। इसके अलावा तमाम विकलांग व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर रूप से अवसर दिए गए, प्रॉपर रूप से या प्रोत्साहन दिया गया, उन्होंने परचम लहराया। आपके अभी मैं बात कर लूँ अपने भारत में ही, तो आपके IAS वाली बिरादरी में ऐसे 2 व्यक्ति शामिल हुए हैं, ऐसी 2 महिलाएं शामिल हुए हैं जिन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आप जानते होंगे देश की पहली महिला नेत्रहीन IAS कौन है? प्रांजल पाटिल हैं। प्रांजल पाटिल का नाम अगर नहीं सुना है, आप गूगल पे सर्च करना, मिल जाएंगी। प्रांजल पाटिल है, ये देश की पहली नेत्रहीन महिला IAS ऑफिसर हैं। इसके अलावा एक लड़की और है जिसका नाम है इरा सिंघल। इरा सिंघल का नाम आपने सबने सुना होगा। इरा सिंघल, ये वही इरा सिंघल हैं जिन्होंने अपने जो कहा जाए मेंस वाले पेपर में, या फिर कहा जाए इंटरव्यू जो मेंस वाला इनका जो है DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें इन्होंने जो है यहाँ पर शारीरिक अक्षमता को नहीं भरा, यानी विकलांगता वाले उसमें कॉलम में टिक नहीं किया था। जब इंटरव्यू देने गई थी तो इंटरव्यू के पैनल ने इनसे पूछा था कि मुझे लगता है कि भाई आपके जो फॉर्म है, फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है, यहाँ पर आपने विकलांगता वाले पर टिक नहीं किया है। तो इनका जवाब था कि सर, डिसेबिलिटी मेरे पैरों में है, मेरे दिमाग में नहीं है। और बस इसी बात से खुश होकर पूरा पैनल खुश होकर इन्हें जो है ये चयनित हो गई थी। आप समझिए कितना मतलब हौसला बुलंद है। जब एक लड़की को प्रोत्साहन दिया गया, उसे आगे बढ़ाया गया, तो उसने ये जवाब दिया कि सर, डिसेबिलिटी मेरे पैरों में है, विकलांगता तो सिर्फ मेरे पैरों में है, मेरे दिमाग में थोड़ी ना है। तो दिमाग में होती तो मैं यहाँ पे टिक करती। तो इसी बात से खुश होकर इसे चयनित हो गई थी। तो ऐसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये मैंने आपको इसलिए एग्जाम्पल दिए क्योंकि आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और मोटिवेट होने के लिए बहुत जरूरी है। कम से कम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जो मौजूद हैं, इनसे वास्तव में रियल मोटिवेशन लेने की जरूरत है आपको। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से भी असमताएं, जो क्षमताएं थी, वो आज प्राकृतिक रूप से अक्षमताएं भी हमने उन सबको बीट कर दिया है, उन सबको से भी हम आगे बढ़ गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे सामने दूसरी जो हमारे सामने कहा जाए असमानता जो है हम झेल रहे हैं, अक्षमता या असमानता झेल रहे हैं,
वो झेल रहे हैं हम अपने यहाँ समाज जनित जो असमानताएं हैं वो हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। प्राकृतिक असमानताएं नहीं, प्राकृतिक असमानताओं के सामने आपके सामने नमूने हैं, आपने देख लिए, लेकिन जो सामाजिक रूप से असमानताएं हैं वो आज भी विद्यमान है, वो आज भी हमारे दिमाग से निकल नहीं रही है, आज भी हमारी जो है भावनाओं से निकल नहीं रही हैं। तो वास्तव में उन पर भी हमें जो है कहीं ना कहीं अगर हम प्रहार करेंगे, उनको भी अगर हम कुचल देंगे तो यकीन मानिए हमारा समाज, हमारा भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा और सच में विश्व गुरु ही कहलाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे समानता के 3 आयाम की चर्चा की गई है, यानी 3 डायमेंशन। कौन कौन से 3 डायमेंशन है जिनको रखकर समानता की परिभाषा गढ़ी गई है, उन 3 डायमेंशंस की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए हमारे यहाँ जो विभिन्न विचारक रहे हैं, विभिन्न विचारधाराओं ने समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयामों को रेखांकित किया है। इन तमाम विचारक हमारे यहाँ रहे हैं, तो उन्होंने इनके कौन कौन से डायमेंशन होने चाहिए, जैसे हमने त्रिभुज के 3 आयाम होते हैं, त्रिभुज के 3 आयाम होते हैं, वैसे हमने यहाँ पे समानता के 3 आयाम देखे हैं। 3 आयाम कौन कौन से हैं? राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब ये है कि हम व्यक्ति को जो प्रदत्त अधिकार दे रहे हैं, प्रदत्त समानता के जो अधिकार दे रहे हैं, तो उनकी जो है यहाँ पे उन्हें सुनियोजित तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं। यानी हम प्रॉपर वे में लिख कर दे रहे हैं कि भाई आपको ये अधिकार गारंटी के साथ मिले हुए हैं। अगर इन अधिकारों का हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं या फिर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। ये हम जो है हमारा राजनीतिक समानता है। जैसे जहां जहां लोकतंत्र स्थापित हुआ है तो सभी नागरिकों को नागरिकता मिल गई है किसी के साथ। जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम में, अगर फ्रांसीसी क्रांति में देखें या अन्य क्रांतियों में देखें, शुरुआत में महिलाओं को और जो समाज के अक्षम वर्ग, यानी जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे या फिर जो है कहा जाए गरीब तबके के लोग थे, उन्हें वोट का अधिकार नहीं था, मतदान देने का अधिकार नहीं था। काफी लंबा संघर्ष चला, उसके बाद उन्हें नागरिक माना गया, उसके बाद उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। तो हमें आज की डेट में देखा जाए राजनीतिक समानता के तहत हमें लोकतांत्रिक समाज में हर किसी को नागरिक का अधिकार है और हर किसी को वोट देने का अधिकार है। और इसके अलावा हमें अनुच्छेद 14 से 18 जो है हमारे समता के अधिकार दिए गए हैं, तो हमें कुछ मूल अधिकार भी दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा मूल अधिकार से भी हमें कहीं ज्यादा यहाँ पे संगठन बनाने, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास आजाद, ये सब आजादी हमें दी गई है। ठीक है, ये दी इसलिए गई है, दीन देने का रीजन ही यही है हमारे लिए कि हम अपना जो है कहीं ना कहीं विकास कर सकें, हम किसी से पीछे ना रहें, राजनीतिक रूप से हम किसी से पीछे ना रहें और अपने लिए पर्याप्त जो है अपने आगे के जो मार्ग जो है लगातार आगे के मार्गों पर हम बढ़ते रहें। अब यहाँ पर ये बात कही गई है, यहाँ पर ये जो अधिकार हैं आपके राजनीतिक रूप से जो अधिकार दिए गए हैं, यानी राजनीतिक रूप से अधिकार देने का मतलब ये संविधान प्रदत्त, जो संविधान में लिखे हुए अधिकार हैं वो तो राजनीतिक रूप से हैं। आप समझ लीजिए एक लाइन में, जिन्हें औपचारिक संविधान कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। यानी कि हमने यहाँ पे पहले बता दिया कि ये आपको बिल्कुल आप कह सकते हैं इसके लिए, इनका हनन होने के लिए आप इन्हें हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सरकारों से सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए फॉर्मल राइट्स हैं ये, यानी कि आपके औपचारिक अधिकार हैं, संविधान में प्रदत्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब होने के बावजूद भी किताब ये एक्सेप्ट कर रही है, राइटर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सब देने के बावजूद भी आज भी हमारे यहाँ सभी नागरिकों को समान अधिकार में असमानता बरकरार है। क्यों बरकरार है? कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम फेलियर है। सिस्टम में बैठे लोग, ऐसे जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इन अधिकारों के को होने के बावजूद भी लोगों को इन अधिकारों से वंचित रख रहे हैं। आप देखते होंगे जगह जगह भिन्नता का देखने को मिलती होगी, विभिन्न तरह की स्थितियां देखने को मिलती होंगी। तो यहाँ पर ऐसे में जरूरी है कि हमारे लिए न्यायपूर्ण समतावादी समाज का गठन हो। तो ये हमारे लिए बताया गया है यहाँ पर। तो राजनीतिक समानता की बात हमने देख ली। राजनीतिक समानता का एक लाइन में अगर अर्थ एंड में जानना चाहें तो बस यही अर्थ है कि संविधान में हमें जो प्रदत्त अधिकार हैं, कानूनी रूप से प्रदत्त अधिकार हैं, वो हमारे राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, जैसे अब वोट देने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, कहीं भी अबाध रूप से भ्रमण करने का अधिकार है, और भी बहुत सारे जो है विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। लिंग भेद इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये हमारा अधिकार है। अवसरों में समानता का अधिकार है। बहुत सारे अधिकार हैं जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं, वो वास्तव में राजनीतिक समानता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने जान ली। देखिए आप इसमें केवल ये डाल लेना कौन कौन से आयाम है। राजनीतिक समानता आयाम है, आप इसके बारे में देखिए मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लिखना पड़े, हमें टॉपिक नोट्स बनाने पड़े, क्योंकि आप ये शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये कोई ऐसा नहीं है टॉपिक अभी पढ़ रहे हो, या आपको पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो राजनीतिक समानता आपने देख ली। सामाजिक समानता की बात कर लें। देखिए सामाजिक समानता एक वास्तव में बहुत जटिल पहलू है। राजनीतिक समानता तो हम कानून लाकर सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक समानता जो है वो कानून से सुनिश्चित नहीं होगी। स्वयं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी एक्सेप्ट किया है कि कानून आपको कोई भी अधिकार देता है वो तब तक बेकार है जब तक समाज उसे एक्सेप्ट ना कर ले। जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि कानून में तो लड़का लड़की की एज
कह दी गई है कि 18 साल से ऊपर लड़की होनी चाहिए, 21 साल से ऊपर लड़का होना चाहिए, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, लेकिन समाज एक्सेप्ट करता है? नहीं करता है। ऐसे बहुत सारी आप कृत्य देखते होंगे, बहुत सारे काम देखते होंगे, हमारे यहाँ दे दिए गए हैं अधिकार, लेकिन नहीं मानता है। आप देखते होंगे जगह जगह पर कहीं कहीं आपको देखने को आए दिन अखबारों में देखने को मिलता होगा कि फलाने दलित दूल्हे को जो है घोड़ी से उतार दिया गया, मारपीट की गई, फलानी जगह जो है ये भेदभाव किया गया, ये किया गया, वो किया गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये समाज है, हमारा समाज आज भी बदलने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी हमारी जो समस्या है ये सामाजिक समानता वाली है। यानी हम आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सक्षम हो गए हैं, लेकिन समाज में जो हमें दर्जा मिलना चाहिए था, समाज में जो हमें प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, वो उस प्रतिष्ठा से आज भी वंचित हैं। आज भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। यानी आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं, आपने देखा होगा निम्न तबके के कुछ लोग ऊंचे पदों पर बेशक पहुंच जाए, लेकिन जब भी समाज में वो अगर उनकी जात पूछी जाती है तो उसके बाद जात पूछने के बाद लोग उनसे तमाम तरह की बुरी तरह से जो है गालियां देते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक समानता है, वो बड़ा वास्तव में अभी भी जो है वो अपना लक्ष्य पर लक्षित नहीं हो पाई है, अभी पहुंच नहीं पाई है। तो यहाँ पर वही बताया गया है भाई, राजनीतिक समानता कानूनी अधिकार देने की दिशा में पहला कदम था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि यहाँ पर बताया गया राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर करने के लिए किए बिना लोगों को सरकार में अपनी बात रखने की या उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचना संभव नहीं था। यानी कि राजनीतिक समानता जरूरी इसलिए भी थी क्योंकि लोग इसके बिना अपनी बात रख नहीं सकते थे और लोग अपनी जो संसाधनों की पहुंच है वो संसाधनों तक बना नहीं सकते थे। इसलिए सरकार ने राजनीतिक यहाँ पर जो है समानता की बात कही, राजनीतिक सिद्धांत रखे। लेकिन सबसे जरूरी यहाँ पर समाज वाला है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि सामाजिक और आर्थिक समानताओं के प्रभावों को न्यूनतम किया जाए, ये भी बहुत जरूरी है। समाज में सभी समाजों में बताया गया जीवन यापन के लिए पर्याप्त संसाधन हो, अच्छी शिक्षा पाने की गारंटी हो, उचित पोषाहार हो, न्यूनतम वेतन वगैरह हो, ये सब सामाजिक गारंटी के पहलू हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जिस समाज में अवसरों की समानता विद्यमान न हो वहाँ में अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल बात सही है कि जहाँ पर समाज में अवसरों की समानता ना हो, यानी ऐसा समाज हो जहाँ पर अवसरों में भेदभाव हो रहा हो, अवसरों में समान अवसर ना मिले, यकीन मानिए जो व्यक्ति टैलेंट रखते हैं वो प्रतिभा बिल्कुल बर्बाद चली जाती है। तो यहाँ पे अवसरों में समानता भी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि देश के जो बताया गया कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से सामने आती है, कुछ कमियां आपको देखने को मिलेंगी। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों का उत्तराधिकार समान अधिकार नहीं मिलता है, कुछ गतिविधियों में उनके शामिल होने में पाबंदी है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए औरतों को हतोत्साहित किया जाता है। ये सामाजिक पहलू बताए गए हैं। देखिए सामाजिक पहलू सब सामाजिक पहलू ही हैं। यानी आप देख रहे होंगे कि लड़कियों को यहाँ पर डिमोरलाइज किया जाता है कि नहीं आप ये नहीं करिए, आप वो करिए, ठीक है। ये सामाजिक पहलू है हमारा, सामाजिक रूप से समान नहीं है। यानी हम देखते हैं, यानी हम लड़का लड़की एक समान की बात करते हैं, वहीं अगर हम बात आ जाए घर में अगर 4 लड़कियां, अगर हमारे यहाँ लड़कियां पैदा हो जाए तो हम बिल्कुल मुंह तार जाते हैं। कितना मतलब विडंबना वाली बात है। और वहीं लड़का आ जाए तो हम सोचते हैं दहेज आएगा घर में। कितनी यानी कितनी गंदी सोच है, गिरी हुई सोच है हमारी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सब पहलू जो है आपके वर्तमान समाज में विद्यमान है। और सामाजिक समानता वाले पहलू पर चाहे आप अगर उठा लें, निचली अगड़ी जातियों को लेकर उठा लें या फिर महिला समानता के ऊपर उठा लें, किसी के ऊपर उठा लें, आपको यहाँ पर अच्छे खासा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ पर आप ये भी पढ़कर आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब अगली समानता की बात होती है जो है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता में आप देखेंगे कि आज भी समाज में अगर देखें, आपने ऐसे ऊपर पढ़ा कि दुनिया के 50 आदमियों के पास दुनिया की 40 करोड़ जो आबादी है उसके बराबर जो है इनके पास पैसा है। देख रहे होंगे आप, इस तरह की यहाँ पे असमानता है। यानी कुछ लोगों के पास पूरा पैसा है। जैसे मैं कह देता हूँ कि हमारे भारत के कुछ ऐसे घराने हैं, 50-60 लोगों की उठा लो, अपने भारत के 50-60 लोगों की आमदनी हमारे भारत की 60% जनसंख्या की आमदनी से ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा है। 60% जनसंख्या के पास जितने रिसोर्स हैं उससे ज़्यादा 50-60 लोगों की आमदनी है। तो ये कहीं ना कहीं असमानता ये कहाँ से आई? तो यहाँ पर इनको नापने के लिए बताया गया है संपन्नतम और निर्धनतम समूह को नापने के लिए आनुपातिक अंतर द्वारा नापा जाए, या फिर जो गरीबी रेखा के द्वारा नापते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हमने खींच दी है। अर्थशास्त्र इसकी चर्चा भी हमने की थी, इसके द्वारा हमने ये बताया भी है। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि यह माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देते हैं जिनके पास प्रतिभा और विकल्प है। यानी कि यहाँ पर फिर से वही बात दोहराई गई है कि अवसरों की समानता का ऑप्शन हमने इसलिए रखा है ताकि जिसके पास टैलेंट है वो आगे बढ़ सके, उसे कोई हतोत्साहित ना कर सके, उसकी कोई टांग ना खींच सके, पीछे की तरफ से ना ढकेल सके। इसलिए हमने अवसरों की समानता वाला पहलू रखा है कि कोई व्यक्ति अवसरों में समानता से वंचित नहीं रखा जाएगा कानूनी तौर पर, ठीक है। तो इसके लिए लोग अपनी अपनी जो प्रतिभा है, नैसर्गिक प्रतिभाएं हैं, नैसर्गिक योग्यताएं हैं, इनके अकॉर्डिंग आगे भी बढ़ रहे हैं। आप देखते होंगे कि समाज में कुछ ऐसे पहलू हैं जहाँ बताया गया है कि कुछ समाज में कि कुछ खास वर्गों की पीढ़ियों के पास बेशुमार धन दौलत होता है और इस दौलत की वजह से वो है उनके पास अपार असीम सत्ता या समाज सत्ता प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे करके समाज को विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं।
और कुछ विशेषाधिकार उन्हें जो मिल जाते हैं दौलत की वजह से, उससे क्या होता है, वो अन्य लोगों का शोषण करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि तमाम लोग जो थे, धनाढ़ लोग जो थे, जैसे मैंने आप एग्जाम्पल भी दिया था, 1947 के बाद स्थिति ये बनी कि जो तमाम पहले राजा रजवाड़े वगैरह वाले लोग थे वो राजनीति में उतर आए, तो राजनीति चमका ली उन्होंने अपनी राजनीति में, वही उन्होंने फिर से अपना पद प्रतिष्ठा पा ली, यानी उनके खिलाफ कोई आवाज बोलने वाला ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो कहा क्या है कि वर्ग भेद, आक्रोश, हिंसा को बढ़ावा देते हैं। यानी इस तरह का जो वर्गीकरण है, इस तरह से जो लोग जो संलिप्त हो जाते हैं, यानी जो लोग अमीर लोग वगैरह जो सत्ता में आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं विभेदीकरण या वर्गीकरण को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं, और ऐसे करके हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं बेटर ना होकर टूटता चला जाता है। तो यहाँ पर इस बारे में ये आर्थिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर कुछ विचार दिए गए हैं। इनमें मार्क्सवादी विचार हैं, यानी कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ उदारवादियों के विचार हैं। तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स वाले विचार देख लेते हैं। देखिए, मार्क्स की बात कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स की। तो मार्क्स ने ये कहा है कि मार्क्स जो है एक 19वीं सदी के विचारक रहे हैं, और मार्क्स ने सबसे पहले दलील दी है कि खाईनुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन जो है आपके जल, जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। यानी कार्ल मार्क्स लिख लेना, कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी ने, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है आर्थिक असमानताओं के बारे में, वो लिख लेना। यानी इन्होंने माना है जो संसाधन है, संसाधनों पर जिन जिन लोगों की पहुंच है, और जिन लोगों ने अपनी पहुंच बनाकर उन संसाधनों को हड़प लिया है या अपने कब्जे में ले लिया है या निजी स्वामित्व में कर लिया है, वास्तव में वहीं से ही यहाँ पर जो है आर्थिक असमानता पैदा हो गई है। तो यहाँ पर इन्होंने ये माना है, यानी कि आपके जो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि निजी स्वामित्व के मालिक जो हैं ये अमीर तो बनते ही बनते हैं, इसके अलावा अमीर बनने के साथ साथ क्या करते हैं, राजनीतिक ताकत भी अपने हाथ में ले लेते हैं। आप अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं, आप सबके माइंड में बात आती होगी कि आज जो बड़ी बड़ी फर्में हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी फर्में, आप कोई भी फर्म उठा लें, नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा वर्तमान परिवेश में, और वर्तमान परिवेश में ना नाम लेने का कुछ रीजन भी है, ये बात आप भी समझ रहे होंगे और मैं भी समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी फर्म हैं, आप जानते हैं उनके इशारे पर पूरे देश की जो राजनीति घूम जाती है, वो जो चाहें वो एक झटके में पास हो जाता है। यानी कोई कुछ भी चाहे वो कि हमें ये चाहिए तो वो हो जाएगा, हमें ये बिल चाहिए वो हो जाएगा, यानी सरकार उन्हें तमाम रियायत भी देती है। तो जो अमीर व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक ताकत में आ गए हैं, और राजनीतिक ताकत में आने की वजह से क्या है, अपने अकॉर्डिंग जो है अपना रुतबा बढ़ा रहे हैं, और ऐसे करके समाज में असमानताएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। यानी अपने रुतबा या विशेष अधिकार की वजह से सामाजिक असमानताएं ये बढ़ावा दे रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स का मानना यही था कि वास्तव में जो आपका संसाधन है, संसाधनों का जो वितरण है, वितरण जो है यहाँ पर कहा जाए कि समाज का जो वितरण हमने संसाधनों का किया है, तो वो वितरण कहीं ना कहीं गलत तरीके से किया है, और इसलिए हमें क्या करना है, समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाने और आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुरक्षित करने की जरूरत है। ये बात इन्होंने खुद मानी है। यानी इन सब पर हमें क्या करना है, इन सब पर हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता है। यानी हमारे जो संसाधन वगैरह हैं वो केवल और केवल अमीर व्यक्तियों के हाथ में ना चले जाएं, इस पर हमें जो है नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा खास करके जो ट्राइबल इलाके हमारे भारत के हैं, यानी कि जो आपके ट्राइबल इलाके कहा जाए, वो संसाधनों से धनाढ़ हैं, संसाधनों से बहुत ज़्यादा धनी हैं। शुरुआत के दिनों में ट्राइबल इलाकों वालों की जो आपके जनजातीय इलाके हैं, जनजातीय इलाकों की उपेक्षा की गई, यानी जनजातीय लोगों का उन पर अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन बाद में जब तमाम एक्टिविस्ट वगैरह जो है, तमाम जो है पर्यावरणविद वगैरह जो है उठे, इन्होंने मांग उठाई, तमाम जनजातीय लोगों ने आंदोलन किया, तब आप देखेंगे कि जनजातियों के लिए भी, जनजातीय लोगों के लिए भी जो वहाँ पे मौजूद संसाधन है, उनके लिए भी उन्हें वहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर दिया गया, कुछ अधिकार दिया गया, कुछ % आप इन्हें अपने अधीन ले सकते हैं। ठीक है, यानी हम जो बाहरी लोगों को वहाँ पर ले जा के बैठा रहे हैं, या बाहरी लोगों को हम वहाँ पहुँचा रहे हैं, उनसे बेटर हम जनजातीय लोगों को भी प्रोत्साहन दें ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें और पूरा समाज वहाँ पर जो है आगे जा सके। तो ऐसे करके यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स के विचार देख लिए आपने। कार्ल मार्क्स का मानना यही था कि जो संसाधन है उनका हमने बंटवारा किया है, उस बंटवारे की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कार्ल मार्क्स का विचार ये है। अब देखिए, एक यहाँ पर साइड में आप देख रहे होंगे, ये हमारे में यहाँ पे टेबल दी हुई है। ये टेबल क्या बता रही है? ये टेबल आपके देश में जो स्थिति बता रही है, ये बता रही है कि हमारे यहाँ जो शहरी भारत में उच्च शिक्षा में जो जातिगत समुदाय हैं उनमें असमानता कितनी व्याप्त है, उसकी स्थिति बता रही है कि कौन कौन से जातीय समुदाय जो हैं और इनकी संख्या 1000 लोगों पर कितनी है। जैसे SC शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति, अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्तियों में 47 व्यक्ति ही ये लोग स्नातक किए हुए हैं, यानी 1000 व्यक्तियों में मात्र 47 लोग ही यहाँ पर ग्रेजुएट किए हुए हैं, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं। समझ लीजिए आप, यानी इतना अंतर है। यानी SC कास्ट के 1000 लोगों में से मात्र 47 लोग ही यहाँ पर ग्रेजुएशन किए हुए हैं। मुस्लिम में 61 लोग किए हुए हैं। हिंदू में जो OBC कास्टें हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड जिन्हें हम बोलते हैं, OBC कास्टें हैं, वो 1000 में से 86 लोग जो हैं वो आज भी जो है 86 लोग केवल जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। शेड्यूल ट्राइब में
109 व्यक्ति किए हुए हैं, ईसाई में 237 हैं, सिख में 250, हिंदू जो अगली जातियां हैं वहां पर 1000 व्यक्तियों में से 253 लोग जो है यहाँ पर ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे आंकड़े निकाले गए हैं। खैर ये आंकड़े जो है बहुत पुराने हैं, लेकिन वर्तमान में कोई सर्वे अभी आई नहीं है, और सर्वे आई भी है तो अभी आपकी जो 2020-21 वाली किताब है इसमें ऐड नहीं की गई है अभी वर्तमान में। ठीक है, तो अभी ये पुरानी सर्वे है, बस आपके सामने ये आंकड़े रखना था, कितना अंतर है वो आपने देख लिया है। अब देख लेते हैं अब उदारवादियों का। देखिए हमने कार्ल मार्क्स को देख लिया। कार्ल मार्क्स का सीधा कहना यही था, जो संसाधन है, संसाधनों का जो वितरण है, वास्तव में वही वितरण जो है लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त और राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाता है, तो उनका उचित पूर्ण ढंग से यहाँ पे वितरण होना चाहिए। लेकिन उदारवादी सिद्धांत को थोड़ा नकार देते हैं। उदारवादी इस चीज़ को नहीं मानते, उदारवादी जो है इस चीज़ को पूरी तरह से नहीं मानते कि भाई संसाधन जो है वो समाज में खाई क्रिएट कर रहे हैं, या संसाधन जो है समाज में असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं, ये इस चीज़ को नहीं मानते हैं। इनका मानना है, यहाँ पर ये मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, और लेकिन इसमें समाज में खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। यानी कि राज्य हस्तक्षेप जरूर करे, राज्य जो है सभी के जीवन यापन के लिए हस्तक्षेप जरूर करे, लेकिन इससे जो है समाज में समानता और न्याय नहीं आएगा। न्याय कैसे आएगा? ये जो मानते हैं कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, यानी कंपटीशन, फेयर कंपटीशन होनी चाहिए, जिसके जरिए लोग अपनी प्रतिभा को साबित कर सकें और लोग जो है अपना उचित स्थान पा सकें। यानी कि यहाँ पर इनका मानना संसाधनों से ज़्यादा मानना इनका क्या है, इनका मानना है कंपटीशन, यानी अवसरों की समानता के साथ साथ कंपटीशन भी हो, जिससे कि लोग वहाँ तक पहुँच सकें। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज के लाभांशों का वितरण ये सबसे अच्छे तरीके से और कारगर तरीके से कर सकती है। तो यहाँ पर इनका मानना यहाँ पर यही है कि पहली बात, अवसरों में समानता के लिए प्रतिस्पर्धा जरूर होनी चाहिए, यानी खुली प्रतिस्पर्धा हो, स्वतंत्र रूप से खुली प्रतिस्पर्धा हो, तो यहाँ पर ये असमानताओं की खाइयाँ यहाँ पर नहीं बनेंगी। लोग अपनी प्रतिभा और प्रयासों की वजह से अपना जो स्थान है वो प्राप्त कर सकेंगे। ये उदारवादियों का मानना है। उदारवादियों का मानना मतलब साफ साफ है कि भाई सरकार जो कर रही है हस्तक्षेप वो तो बेटर है, लेकिन उससे समाज में ये न्याय पद्धति है, या समाज में लोग जो हैं, जो तबका हमारा समाज में है, जो हाशिए पर तबका है, उसको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तभी मिलेगा जब ओपन प्रतिस्पर्धा यानी खुली प्रतिस्पर्धा होगी, और खुली प्रतिस्पर्धा में वहाँ पर लोग जो हैं, यानी कि मान लीजिए जो हाशिए पर लोग हैं, उन्हें उस खुली प्रतिस्पर्धा के लिए वहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर खुली प्रतिस्पर्धा की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे झोल देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये अभी बाद में समझाएंगे नारीवाद वाला, पहले हम नीचे आते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि भाई अब जो खुली प्रतिस्पर्धा में सरकार को थोड़ा सा यहाँ पर अपने नियमन में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, जैसे कि समान अवसर मिल सके। समान अवसर से अभिप्राय यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसी यहाँ पर आपकी सामने जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, या समाज के कुछ ऐसे तबके हैं जो सदियों से शिक्षा से वंचित रहे हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं। इनका मानना यह है उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, जिसके जरिए ये लोग भी कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार करके जो है शैक्षणिक संस्थानों में पहुंच सकें और अब समाज में अपनी जीवन जो है गरिमापूर्ण तरीके से जीवन यापन कर सकें। ऐसा इनका मानना है। यानी जो आरक्षण का प्रावधान है या जो कोटा रखा गया है वो इन्हीं की जो है देन है, उदारवादियों की ही देन। उदारवादियों का मानना यह था कि समाज में ऐसे वर्ग हैं जो वास्तव में हाशिए पर रहे हैं, या समाज में यानी कि हजारों सालों से जिन्हें शिक्षा जो है नसीब नहीं हुई है, शिक्षा नहीं मिली है, उन वर्गों को भी आगे लाने का तरीका यही है कि उन्हें यह है कि भाई मान लीजिए फेयर कंपटीशन कहीं हो रही है तो वहां पर मान लीजिए 100% का हमने रख दिया प्रावधान, तो वहां पर इन्हें 70% इनको सिलेक्शन दे रहे हैं हम। तो ऐसे करके क्या होगा, कम से कम शिक्षा तक पहुंच तो जाएंगे, और शिक्षा जब इन्हें मिल जाएगी तो आगे जाकर अपना जो भी प्रतिभा है जो अपनी अर्जित करेंगे, उस प्रतिभा के आधार पर अपना जो है समाज में दर्जा बना पाएंगे। ये उदारवादियों का मानना है। यहाँ पर उदारवादियों के बारे में और बातें लिखी गई हैं कि यहाँ पे बताया गया उदारवादियों के बारे में, समाजवादियों से उलट, समाजवादी जो समाज की चिंता करते हैं, सोशलिस्ट, उदारवादी ये नहीं मानते कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यता जुड़ी होती हैं। यानी कि ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। सबसे अगला पहलू इनका ये है कि जो ये लोग हैं ये बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयाम जो हैं यहाँ समानता के, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। इनका मानना ये है कि भाई असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, यानी कि ये यही कहते हैं कि असमानता वास्तव में कोई अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसी अन्यायी और ऐसी गहरी असमानता को ही समस्या मानते हैं
जो कि लोगों की उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं विकसित करने से रोकती है। यानी ये उन्हीं को यहाँ पर असमानता मानते हैं, जो कि लोगों की जो इंडिविजुअल लोग हैं उनकी अपने आप में क्षमता विकसित करने को रोक रही है, उसी को असमानता ये मानते हैं। यानी कहा जाए, मूल रूप से कहा जाए, जाति प्रथा हुई या फिर समाज में व्याप्त और भी जो कुरीतियां हैं जो लोगों को शिक्षा वगैरह या फिर जो आपके बुनियादी शिक्षा वगैरह है या फिर जो आपके अवसर हैं, अवसरों में से वंचित कर रहे हो, उन्हें रोक रहे हो, तो वही समाज में सबसे बड़ा जो है असमानता का पहलू ये मानते हैं। ठीक है, ये असमानता का कोई और क्षेत्र नहीं मानते हैं, असमानता का केवल और केवल यही क्षेत्र मानते हैं कि वही व्यक्ति या कोई व्यक्ति या वही समाज जो लोगों को अपनी उनकी क्षमताएं विकसित करने से रोक रहा है, वास्तव में वही समाज है। ठीक है, तो यहां पर ये 3 पॉइंट इसमें आ जाएंगे, उदारवादी वाली में लिख लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर नारीवाद का मतलब क्या है? नारीवाद के बारे में आप जानते होंगे। नारीवाद यानी कि ऐसे स्त्री पुरुष जो नारी के अधिकारों के लिए या नारी के समानता व्याप्त करवाने के लिए, समानता दिलवाने के लिए लड़ते हैं, वो नारीवादी कहलाते हैं। नारी के अधिकारों के लिए लड़ने वाले स्त्री पुरुष नारीवादी कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है, ये बात आप जानते हैं। नारीवाद भी जो है स्त्री पुरुष में आ जाता है। यानी अगर आप स्त्री और लिंग आधारित भेदभाव में देखें तो लिंग आधारित भेदभाव में आपको स्त्री पुरुष वाला भेदभाव देखने को मिल जाएगा। और इसके बारे में हम पहले भी जो है चर्चा कर चुके हैं कि सदियों से हमारा समाज, और हमारा ही समाज नहीं, बहुत सारे ऐसे समाज आपको देखने को मिलेंगे जो पितृसत्तात्मक रहे हैं, यानी जहां पर पिता का शासन रहा है। तो इन समाजों में ऑब्वियस सी बात है, स्त्रियों का स्तर जो है वो लगातार दयनीय रहा है। पिता या पुत्र, यानी पिता के अधीन रहा है या फिर पति के अधीन रहा है, और पति के मरणोपरांत यहाँ पर पुत्र के अधीन रहा है। तो ऐसे समाजों में स्त्रियों के लिए खासी दिक्कतें रही हैं। खास करके शुरुआत में उनकी भूमिका तय कर दी जाती है, बचपन में ही भूमिका तय कर दी जाती है कि भाई आपको ये बनना है, ये बनना है। आपने अभी देखा भी था कि बचपन में ही लड़कियों को जो है खेल खिलौनों में गुड़ियाँ दी जाती हैं, कि जो किचन का सामान दिया जाता है। तो इस तरह से उनके माइंड सेट कर देते हैं कि भाई ये आपको ये करना है। तो ये कहीं ना कहीं हम लड़कियों को वाकई में उन्हें जो है कमतर आंकते हैं, और कमतर आंकने का रीजन ये होता है कि एंड में हम उन्हें अबला की संज्ञा भी दे देते हैं कि भाई ये इनमें ताकतवर नहीं है, ये सक्षम नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं, जबकि ये बहुत गलत है। तो नारी जो वादी, जो पुरुष या स्त्री जो होते हैं, वो इसी जो है भेदभाव के खिलाफ लड़ते हैं, इसी विभेद को मिटाने के लिए लड़ते हैं, और लगातार लोगों को जागरूक भी करते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। तो देखिए नारीवाद के बारे में ऊपर भी चर्चा हमने कर ली है, पहले भी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो नारीवाद, आई थिंक नारीवाद पर मैं जितना बोलूँ उतना कम ही पड़ेगा। ठीक है, और चूंकि लेक्चर लंबा है, वीडियो लंबा है, क्योंकि नारीवाद के बारे में पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं। नारीवाद को हम, यानी आप सभी लोग जानते हैं कि भाई क्या क्या समस्याएं झेली हैं, स्त्री क्या क्या झेल रही हैं। आप सभी अपने आए दिन अपनी माँ को देख लीजिए, अपनी सिस्टर को देख लीजिए, अपने इर्द गिर्द का समाज देख लीजिए, सब पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहा है। और वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, कोई नई बात यहाँ पर नहीं लिखी गई है। और वैसे हम इसके बारे में 6, 7, 8, 9, 10 इन सब में हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो नारीवाद, या आप ये नारीवाद की जो परिभाषा लिख लेना कि वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं ना तो नैसर्गिक हैं और ना ही आवश्यक है। नैसर्गिक का मतलब स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से हैं, यानी जो लोग स्त्री को प्राकृतिक रूप से जो है कमजोर मानते हैं, ठीक है, या फिर जो लोग ये मानते हैं कि भाई स्त्री को कमजोर रहना चाहिए ताकि वो घरेलू कामकाज कर सके, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नारीवादी मानते हैं। ठीक है, नहीं, नारीवादी का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था क्लास 9, 10 में। नारीवादी का मतलब नारी अधिकारों के लिए लड़ता हो। तो ये बात हमने देख ली। अब देखिए यहाँ पर अगली जो हेडिंग है आपकी, ये हेडिंग ये कहती है कि हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आपकी ये है कि भाई समानता के बारे में हमने तमाम चर्चा कर ली, विभेद देख लिए, कैसे कैसे विभेद हो रहा है, स्त्री पुरुष के आधार पर विभेद हो रहा है, समाज में विभेद हो रहा है, आर्थिक का आधार पर हमने देख लिया, राजनीतिक आधार पर देख लिया, सामाजिक आधार पर हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर देखें कि भाई ये समानता का जो ध्येय है, समानता का जो ध्येय वाक्य है हमारा, इसको हम कैसे, इसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या जतन करें कि ये हम समानता जो है हमारे समाज में व्याप्त हो जाए। तो इन सब पर विश्व भर में बहस चल रही है, लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, अपने अपने मुद्दों पर यहाँ पे बहस कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात है औपचारिक समानता की स्थापना। औपचारिक समानता का मतलब क्या है? कानूनी रूप से, यानी साफ साफ हम कहें एक लाइन में, तो आपका जो संवैधानिक रूप से अगर समानता की बात है, संवैधानिक उपबंध हम ऐसे बना दें जिसकी वजह से जो भारत में जो औपचारिक रूप से लोग सभी समान हो जाएं, फॉर्मल वे में सब समान हो जाएं। जैसे आपने देखा होगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, 14 में विधि के समक्ष समानता है,
अनुच्छेद 15 में आप देखेंगे किसी के साथ जो है किसी के लिंग भेद यानी कि लिंग, जाति, धर्म, ठीक है, इन सब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में जो है अवसरों की समानता है। तो ये क्या है हमारा, ये औपचारिक समानता की स्थापना हमने की है, हमने यानी औपचारिक समानता। इसके अलावा जो वोट देने का अधिकार है हमारे यहाँ सबको है, कोई ऐसा हमने भेद नहीं किया है कि भाई फलानी जाति का व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है, हमने कोई भी भेद नहीं किया है। यानी हमने सभी को यहाँ पर जो है सारी गतिविधियों में इजाज़त लेने की, हमने जो है सारी गतिविधियों को अपनाने की इजाज़त दी है, कोई वृत्तिक कार्य अपनाने की इजाज़त दी है। यानी हमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, यानी महिलाएं हों या महिलाएं हों या फिर किसी भी जाति का व्यक्ति हो, हमने ये सब किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत में पहले क्या था, जाति व्यवस्था निचली जातियों को शारीरिक श्रम के अलावा कुछ और करने से रोकती थी, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तमाम निचली जातियों के व्यक्ति भी बहुत बहुत ऊंचे पदों पर आसीन हो पाए हैं। अभी वर्तमान में ही देखें तो वर्तमान में आपके राष्ट्रपति जो हैं अगर देखा जाए तो वो भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, आपने पढ़ा भी होगा उनके बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब हमने कानूनी रूप से औपचारिक रूप से उपबंध बना दिए तो हमारे सामने जो सदियों से हाशिए पर रही जातियां हैं वो भी ऊंचे पदों पर पहुंच पाई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगली यहाँ पर बताया गया है, अब यहाँ पे बताया समाज की प्राप्ति के लिए जरूरी सभी निषेध या विशेषाधिकारों का अंत। तो विशेषाधिकारों का मतलब ये है कि हमने जो हमारे विशेषाधिकार थे, जैसे आपने देखा होगा उपाधियों का अंत, जो पहले विशेषाधिकार दिए जाते थे कि भाई फलाना राजा है, रजवाड़े का शासक है, वो हमने सब अंत कर दिया। अब उपाधियों का अंत है ही, उपाधियों का अंत हो चुका है, यानी कोई कानूनी रूप से सब लोग समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। संविधान ने छुआछूत जो हमारी है अनटचेबिलिटी, उसके लिए उपबंध बनाया गया, आर्टिकल 70 उन्होंने बनाया गया, आपने पढ़ा होगा। तो लगभग हमने 14 से लेकर 18 तक सारे उपबंध रख दिए हैं फॉर्मल रूप से, ताकि हमारे समाज में हमारे किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव ना हो। कानून में की नज़र में सभी नागरिक जो है समान हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इससे पहले ये हम जो स्टार्ट करें विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, ये इससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं जो समानता में समाजवाद वाली अवधारणा है ये हमारे यहाँ किसने प्रसारित की और किसने प्रचारित की। वैसे समाजवाद वाली अवधारणा जो है अगर आप पढ़ेंगे, अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएं तो आपको समाजवाद वाली अवधारणा रूस में देखने को मिलेगी, रसिया में, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा रूस में जो है लेनिन ने एक बार ये किया था कि जो संसाधन है संसाधनों का बिल्कुल समान रूप से बांट दिया था, यानी खेती भी सब समान रूप से करेंगे, फसलों यानी जमीन भी सबको समान रूप से होगी, सब संसाधन समान रूप से बांट दिए थे। तो उसकी वजह से उसके खामियाजा भी उठाना पड़ा। खामियाजा ये उठाना पड़ा कि भाई अर्थव्यवस्था पूरी एकदम डंप हो गई पूरी, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पढ़ी थी हमने, यानी हमने रसिया वाली क्रांति जब पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने पढ़ा भी था क्लास 9th में। तो समाजवाद वाला विचार वहीं से आया है। वास्तव में अगर देखा जाए कोई भी अर्थव्यवस्था, हमने पहले भी कहा था आपसे, कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ना तो समाजवाद को फॉलो करती है, ना ही उदारवाद को फॉलो करती है, ना ही पूरी तरह से पूंजीवाद को फॉलो करती है। और हमारी अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी हमने पहले भी पढ़ा था मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि हमने कुछ उपबंध ऐसे भी बनाए हैं जिससे हमारे हाशिए पर छूटे हुए लोग हैं या फिर गरीब तबके के लोग हैं उनका भी भला हो सके। जैसे आपने देखा होगा राशन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं हम लोग जो उचित दामों पर 2 या 3 रुपए किलो के हिसाब से। वो क्यों करवाया गया कि हमारी जो बीपीएल लाइन वाले यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले व्यक्ति हैं उन्हें जो है समाजवाद के अंतर्गत उन्हें जो प्रॉपर राशन वगैरह मिल सके, ठीक है। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे यहाँ पे कार्यक्रम भी चलाए हैं ताकि हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें सभी जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं वो संतुष्ट रह सकें, ठीक है। ये बात हम जानते हैं। तो समाजवाद वाली अवधारणा में ये सामाजिक अवधारणा है। तो यहाँ पर ये विचार कहाँ से आया? ये विचार खास करके जो पूंजीवादी समूह है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसके बाद ये विचार बनता है समाजवाद वाला। अगर रसिया वाली क्रांति आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप ये देख जाएंगे। समाजवाद ये कहता है कि भाई इनका मुख्य सरोकार क्या है? वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा। इनका मानना यह है कि भाई सरकार का दायित्व बनता है जो संसाधन मौजूद हैं किसी देश के अंतर्गत वो संसाधन उचित पूर्ण ढंग से सरकार बंटवाए, ठीक है। यानी प्रॉपर वे में जितने संसाधन है उनका सरकार अपने हाथ में नियंत्रण रखे, किसी संस्था के हाथ में या किसी निजी संपत्ति के रूप में नियंत्रण ना हो, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में ना हो, सरकार के हाथ में हो, सरकार जो चाहे वो हो, ठीक है। तो समाजवाद वाले अब देखो वही बात यहाँ पे लिखी है जो मैंने पहले बताई कि हमारी कोई भी अर्थव्यवस्था जो है समाजवाद को फॉलो नहीं कर सकती पूरी तरह से, क्योंकि हर किसी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है तो समाजवाद फॉलो नहीं हो सकता है। उसके खामियाजे भी हम पढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा सामूहिक रूप से कोई व्यक्ति हो जाता है, सामूहिक रूप से संपत्तियां वगैरह होती हैं तो ये होता है कि भाई 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, फिर 10 ये सोचेंगे भाई सरकार ही जब हमारा लालन पालन करेगी, सरकार ही हमारा पालन पोषण करेगी तो क्यों कमाएं क्यों खाएं, सरकार खुद सोचेगी। हमारे अगर संसाधन कम हो जाएंगे सरकार फिर से हमें पकड़ा देगी। तो ये भावना जब आ जाती है लोगों में तो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। और यही रसिया में हुआ, रूस में भी तो यही हुआ। तो एंड में समाजवाद खत्म करना पड़ा वहाँ पे या उसे बदलना पड़ा। तो यहाँ पर भी वही है कि समाजवाद के बचतर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं होते, लेकिन वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत जो
आधारभूत चीजें हैं उनके सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन जरूर करते हैं। यानी कि समाजवाद वाले जो हैं, अगर देखा जाए तो समाजवाद वाले लोग किसका, जो आपकी आधारभूत चीजें हैं, यानी जो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य है और आपके जो भी यानी आधारभूत ढांचा जो है, यानी सड़क वगैरह, परिवहन वगैरह जो भी आ जाता है, संचार तंत्र वगैरह आ जाता है, तो इनकी अपेक्षा यही करते हैं कि सरकार इनका नियमन करे, ये प्राइवेट फर्म्स के हाथ में ना दिए जाएं। ठीक है, तो समाजवाद के बारे में थोड़ी सी लाइनें आप लिख लेंगे। देखिए ये की पॉइंट्स अगर आप लिख लेंगे कि भाई मार्क्सवाद क्या है, उदारवाद क्या है, समाजवाद क्या है और नारीवाद क्या है, तो आप इनके बारे में आप व्याख्या कर पाएंगे, मेरा मानना ये है। और देखिए ये जो चीज़ें हैं ये मैं क्यों बोल रहा हूँ लिखने के लिए, आपसे लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि अगर आपको कहीं बताना पड़ा कि भाई इनमें अंतर क्या है, आप बता पाएंगे डिफरेंस है क्या सर ने पढ़ाया था, तो वहाँ पे आप अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो समाजवाद वाला विचार अगर हम देखें तो समाजवाद, इसका मुख्य सरोकार क्या है कि यहाँ पर मुख्य सरोकार वर्तमान जो असमानताओं का जो है न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना। ठीक है, इसी में सब पॉइंट कि ये जो है समाजवाद के बचते पूरी तरह से बाजार के खिलाफ नहीं होते, लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना। भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में आपके राम मनोहर लोहिया जो हैं, ये आपके जो है समाजवाद के समर्थक, पूरे समाजवाद के सुविचिंतक माने जाते हैं। ठीक है, ये राम मनोहर लोहिया का नाम सुना होगा। तो राम मनोहर लोहिया ने शुरुआत में 5 तरह की असमानताओं की पहचान की और इनका मानना था कि इनका जो है इन असमानताओं का निपटारा सरकार को करना चाहिए, लेकिन बाद में अपनी जो असमानताएं वाली जो है दायरा उन्होंने बढ़ा दिया और ऐसे करके इन्होंने 7 असमानताएं कर दी जिन्हें सप्त क्रांतियां कहा गया। यानी राम मनोहर लोहिया के विचारों में सप्त क्रांतियां कहा गया। इनका मानना यह था कि ये 7 चीजें अगर हमने कवर कर ली, यकीन मानिए हमारा देश समृद्ध हो जाएगा, देश आगे बढ़ जाएगा, देश में असमानता खत्म हो जाएगी समाजवाद के दायरे में रहकर। तो यहां पर इन्होंने कौन कौन सी मानी वो भी देख लेते हैं। स्त्री पुरुष असमानता, इसके अलावा नस्ल, चमड़ी के रंग की आधारित असमानता, जातिगत, ठीक है, कुछ देशों का अन्य पर औपनिवेशिक शासन। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इन्होंने इन सब चीजों को, और निसंदेह आर्थिक असमानता, यानी कि इन्होंने 5, ये तो 5 हो गई। पहली स्त्री पुरुष असमानता मानी, चमड़ी का रंग, ठीक है, यानी कि रंग आधारित, जाति आधारित, औपनिवेशिक शासन आधारित असमानता है, यानी कि कोई देश किसी देश के ऊपर शासन करने लगता है, औपनिवेशिक शासन हो जाता है वो। आर्थिक असमानता, ये 5 ये हो गई। और छठी 7वीं कौन कौन सी है? छठवीं असमानता इन्होंने मानी है यहाँ पर कि व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण, छठवीं ये मानी है। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दबाना चाह रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, 7वीं मानी है, यानी कि इसके लिए अहिंसा का मार्ग इन्होंने चुना है। 7वीं मानी है कि भाई सत्याग्रह के पक्ष में शस्त्र त्याग के लिए क्रांति, यानी कि आप देखते होंगे अमेरिका जैसे एक तरफ तो पीस की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने न्यूक्लियर हथियार बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ऐसे क्या शांति स्थापित हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो राम मनोहर लोहिया जो व्यक्ति थे, इन्होंने अपनी समाजवादी अवधारणा में ये 7 क्रांतियों को मुख्य रूप से, यानी कि इन्हें मुख्य धारा में रखा और इन्हें सप्त क्रांतियां कहा। शुरुआत में 5 थी, लेकिन बाद में 2 क्रांतियां उन्होंने और ऐड कर दी। ठीक है, तो इनका मानना यह था कि अगर ये 7 हमारे लक्ष्य हैं, यानी क्रांतियों से मतलब 7 के लक्ष्य इन्होंने इंगित किए थे, अगर 7 लक्ष्य हमने पूरे कर लिए तो भारत का समाज आदर्श समाज बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्त्री पुरुष असमानता भी है भारत में, रंग आधारित भेदभाव भी होता है, आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में भेदभाव खूब चलता है। जातिगत असमानता आपके जगह जगह समाज में, गली मोहल्ले में, हर जगह व्याप्त है। औपनिवेशिक शासन हमने खत्म कर दिया, अब हमारे यहाँ नहीं है। आर्थिक असमानता आज भी है, यानी केवल हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन वाला जो है ये खत्म हुआ है, बाद बाकी ये अभी भी है। ठीक है, अन्यायपूर्ण अतिक्रमण ये आज भी देखने को मिलता है जगह जगह। जो देखते होंगे सबल आदमी है, कोई किसी भी जाति का हो, सबल आदमी है, अपने आस पड़ोस वाले लोगों को दबाना चाहता है। ठीक है, सत्याग्रह के पक्ष में शस्त्र त्याग हम नहीं कर सकते। नहीं करने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, बड़े शैतान हैं। पाकिस्तान बहुत शैतान है, चाइना उससे भी बड़ा शैतान है। तो इनके लिए हम ऐसा थोड़ी ना कि आर्मी का हम बजट कम कर दें, तो हम आर्मी का बजट कम नहीं कर सकते हैं। तो अभी भी हमारे यहाँ ये 6 लक्ष्य जो हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं। इनकी जो सप्त क्रांति वाली अवधारणा के 6 लक्ष्य अभी भी पूरे नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो देखिए सबके अपने में विचार होते हैं। तो हमारे यहाँ ये समाजवादी विचार के चिंतक या प्रणेता राम मनोहर लोहिया को ही संज्ञा दी जाती है। इनका नाम आप लिख लेना और सप्त क्रांतियां जो हैं उन्हें आप नोट कर लेना। इन्होंने कौन कौन सी सप्त क्रांतियां दी, देखिए मैं एक बार यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप अगर पूरा पैरा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब ये तो समाजवाद बीच में आ गया था, घुस गया था, तो हमने समाजवाद बता दिया। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा था समानता को बढ़ावा कैसे दिया जाए। अगला यहाँ पर है विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, यानी कि यहां पर कहा गया है कि समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन यह भी सफिशिएंट नहीं है। यानी कानून के समक्ष समानता तो आवश्यक तो बिल्कुल है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ये बात समझ रहे होंगे आप
कि यानी आप समझ रहे हैं कि लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सकें, इनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान तो बनाए जिससे लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल तो कर सकें। यानी एक व्यक्ति जो है समाज में अधिकारों का इस्तेमाल कर पा रहा है और दूसरा व्यक्ति उस समाज में अधिकार मिले उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। तो उस तरह का हमें विभेदक बर्ताव के लिए हमें समानता बनानी है। अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति है, आदेश दे रहा है, एक तरफ खरगोश है, बिल्ली है, बंदर है, हाथी है, चिड़िया है, मेंढक है, मछली है, ठीक है, कि भाई बिल्कुल साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा, आप सबको उस पेड़ पर चढ़ना होगा। भाई बंदर तो फटाक सी ना चढ़ जाएगा, बिल्ली चढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन बाद बाकी जानवर चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। ये समानता हुई? बिल्कुल समानता नहीं हुई। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर हम ये सोचें कि हाथी पेड़ पर चढ़ जाएगा तो शायद जिंदगी भर इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण प्रश्न कोई दूसरा नहीं होगा। सेम स्थिति हमारे भारत की भी यही है, यानी हमारे भारत में भी यही विविधता विद्यमान है, ऐसी व्यवस्था विद्यमान है। तो इसके लिए जरूरी यह है कि हर विविधता को संरक्षित करने के लिए हमें इन्हें कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान देने पड़ेंगे। आप समझ लीजिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, कुछ लोग आज कमेंट में विरोध करते हैं। मेन चीज ये है कि जब आप पूरी तरह से चिंतन करने लगते हैं तो आप फिर विरोध नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर आप जो है आरक्षण का फेवर करते हो, आप इसी कैटेगरी से आते हो। देखिए मैं इस कैटेगरी से नहीं आता हूं, पहले से फिर से बता दे रहा हूं। समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि उन पहलुओं को मैंने देखा है, जाना है, समझा है, पढ़ा है, इसलिए समर्थन करता हूं। बस मैं ये चाहता हूं सुधार होना चाहिए इस पहलू में, ठीक है। तो आप लोग ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना कमेंट में, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहले भी मैं आपसे बोल चुका हूं हाथ जोड़कर कि आपकी अपने क्या मत हैं अपने तक रखिए, आप क्या सोचते हैं अपने तक रखिए। अगर आपने मेरी तरह अध्ययन कर लिया, अगर जैसे मैं अध्ययन करता हूं, तो आपके मन से ये विचार निकल जाएगा कि भाई ये खत्म हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। बस ये आएगा कि हाँ सुधार करना चाहिए। सुधार ऐसे करना चाहिए आरक्षण में कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर ऊंचे पद पर पहुंच गया, अच्छी सामाजिक वैल्यू भी बना ली उसने, तो आरक्षण उसे छोड़ देना चाहिए, आरक्षण उसके लिए खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सक्षम हो चुका है व्यक्ति। अब उसे थोड़ी ना बार बार उसका वो लाभ उठाना चाहिए। तो ये कुछ सुधार करने चाहिए, वरना आरक्षण होना चाहिए, मेरा मानना यह है। क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिन्हें वास्तव में आज भी हाशिए पर पड़े हुए हैं, आज भी उन्हें बिल्कुल लाभ नहीं मिल पाया है। समाज के कुछ चुनिंदा लोगों को जो है लाभ मिल गया है और आगे भी बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर उन चुनिंदा लोगों पर ध्यान न केंद्रित करके सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अभी भी हाशिए पर पड़े हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी पिछली वाली जो 5 साल वाला जो मोदी जी का कार्यकाल था, उसमें बात भी चलाई गई थी कि सब कैटेगरी बनाने की, यानी जातियों के भीतर भी सब कैटेगरी बनाने की। जैसे आपने देखा होगा, आपने वो आया था, ड्राफ्ट आया था, ये ड्राफ्ट वो पारित नहीं किया गया था बाद में, कि भाई जैसे ओबीसी जाति है, ओबीसी में भी जैसे सबसे पिछड़ी जातियां जो हैं उन्हें जैसे 12%, 9%, 7% का बनाया गया था परसेंट प्रावधान, कि 12, 9, 7 वाला प्रावधान बनाया गया था। ऐसे करके 27%, यानी सबसे पिछड़ी वालों को 12% में रख दिया जाए। कम पिछड़ी इसमें ओबीसी में रह गई हैं, उन्हें 9%, और ओबीसी में जो बिल्कुल उभर के सामने आ गई उन्हें 7% का प्रावधान रखा गया। तो इससे क्या होगा कि अभी क्या होता है कि जो ओबीसी या फिर एससी में ऐसी कुछ जातियां हैं, जैसे मैं यहाँ पे खुल के बोल दे रहा हूँ, जो जातियां वास्तव में अब हाशिए पर नहीं रही हैं, वो ऊपर आ चुकी हैं। लेकिन वो करती क्या है जातियां ओबीसी में और एससी में, वो जातियां बाद बाकी ओबीसी जातियां और एससी जातियां हाशिए पर पड़ी हुई हैं, उनका अधिकार वाकई में दबा लेती हैं और ये लोग चैन पा लेते हैं। तो सरकार का ध्यान था इस तरफ, लेकिन किसी कारणवश वो बिल पारित नहीं हो पाया, वो बिल पास नहीं हो पाया। सरकार का मानना यही था सब कैटेगरी कर देंगे, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी में भी जो सबसे पिछड़ी जातियां हैं उन्हें उनका आरक्षण का दायरा उसमें बढ़ा देंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया, विरोध के कारण पॉसिबल नहीं हो पाया ये। तो यहाँ पर ये प्रावधान तो सही था, यानी कि इसका चिंतन भी मैंने उस समय किया था, पढ़ा भी था इसके बारे में अच्छे खासे तरीके से, अखबारों का सुर्खियां भी रही थी, तमाम बार आपने देखा वो आर्टिकल आया था कि भाई आरक्षण खत्म हो रहा है, विरोध वगैरह भी हुआ था। तो वो खत्म नहीं हुआ था, एक्चुअली उसका ये हुआ था, उसे यहाँ पर कैटेगराइज करने की तैयारी थी, यानी कि उसे जो है फिर से सब कैटेगरी में डिवाइड करने की तैयारी थी। और यही रीजन था कि वहाँ पर सबसे पिछड़ा कौन है। यानी आप देखेंगे पिछड़ी जातियों में तो बहुत सी पिछड़ी जातियां आती हैं, लेकिन फिर भी ये पाएंगे कुछ जातियां पिछड़ी जातियों में ऐसी हैं जो वास्तव में पिछड़ी जातियां बिल्कुल नहीं रही हैं, यानी कि वो अर्हता रखती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लाभ उठा रही हैं। तो सरकार का मानना यह था कि इनमें वास्तव में पिछड़े रह गए हैं, उन्हें आगे लिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया पॉसिबल। तो ऐसे सुधार आने चाहिए, मेरा मानना ये ऐसे सुधार आने चाहिए। देखिए जो सामाजिक बात होती है उससे कहने से मैं बिल्कुल नहीं कतराता हूँ। अब वो अलग बात है भाई, आप लोग कुछ कुछ वैमनस्य रखते हैं या कुछ कुछ आप जैसे कुठार वगैरह कुंठा वगैरह रखते हैं, तो आप लोग मुझे पकड़ लेते हैं। भाई देखिए मुझे मत पकड़िए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं देश नहीं चला रहा हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। हो सकता है मैं अपनी राय रखूँ, वो राय आपको पसंद आए या ना आए, आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं, वो हो सकता है। मैं शिक्षक नहीं हूँ, ना नेता हूँ, ना किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ये आप बात अगर आपने जो रखनी है, जो डिमांड रखनी है अपने नेताओं से जिन्हें वोट देते हैं, या जो सरकार है, तत्कालीन सरकार है,
उनसे रखिए आप डिमांड। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, मैं केवल आपको पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, उसका क्या लाभ हानि है ये बता सकता हूँ, लेकिन आप मुझसे कहेंगे सर आप ये करिए, मैं नहीं कर सकता हूँ। और इसलिए मैं देखता हूँ कुछ लोग जो है तमाम कमेंट बहुत लंबे चौड़े लिखते हैं कि सर ये कैसे होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो भाई मुझे मजबूरी होती है, बोल दिया है मैंने चैनल के मेंबर्स के, ऐसे लोगों के कमेंट आप हटा दिया कीजिए। तो आप इस तरह की हरकतें ना किया करें, ये आप सभी से गुजारिश है। जो भी प्रावधान रखे गए हैं उनमें ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा आप हम सबको लगता है कि भाई ये होगा वो होगा, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है, आने वाले समय परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन आएगा। आप परेशान बिल्कुल ना हो, जैसे जैसे समाज डेवलप होगा परिवर्तन आएगा। हम आज उस जगह पे खड़े हैं, यानी आज से अगर आप 75 साल पहले जाएं, जिस समाज में जाएं, आज उससे हम बहुत आगे पहुंच गए हैं। 75 साल पहले का समाज आप कल्पना कीजिए कैसे रहा हो गया, और आज का समाज कैसा है। धीरे धीरे परिवर्तन ऐसे नहीं आ जाते हैं, एक दो दिन में नहीं आ जाते हैं। अमेरिका की क्रांति आपने देखी होगी, उस क्रांति को हुए भी लगभग 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, तब वहां पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो अभी हमने 75 साल पूरे किए हैं, अभी समय जैसे जैसे बीतता जाएगा परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल ना हो, बस अपनी जो मांगे हैं वो निरंतर उठाते रहिए आप। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है, विकलांगों को सार्वजनिक स्थानों पर रैंप यानी ढलान वाले रास्तों की मांग करना बिल्कुल न्यायोचित है। यानी आप ये कह दें कि भाई विकलांग व्यक्ति भी हर जगह आराम से चढ़ जाएगा, हर जगह आराम से चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकता है। विकलांगों के लिए होना चाहिए। कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए बिल्कुल सिक्योरिटी वगैरह के इंतजाम होने चाहिए, सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए घर पे लाने ले जाने के लिए। ये हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है, तभी समानता होगी। क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार, बहुत ज़्यादा जो आप देखते होंगे तमाम तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सबसे चिंतित होकर ये बिल्कुल प्रावधान बनाया गया है कि भाई समाज में महिलाओं की अगर हमें ज़रूरत है तो समाज में समानता लाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा देनी होगी। विकलांगों के लिए आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह पे प्रावधान भी किया गया है, रैंप बनाया जाता है बाकायदा, जिसकी वजह से ढलान पर विकलांग व्यक्ति आराम से चढ़ सकें रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पे। इसके अलावा अब आप देखेंगे दूसरा सुधार और बता रहा हूं मैं यहाँ पर, तमाम जो स्मारक हैं, यानी आपके जितने स्मारक हैं आपके, अब उन सब स्मारकों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो आपके दिव्यांग व्यक्ति हैं वो भी मायूस होकर न लौटें, यानी वो भी आराम से उस स्मारक को घूम सकें। नहीं, मैं ज़्यादातर मैंने स्मारक देखे हैं, जितने भी आपके जो है स्मारक हैं आपके, उन सभी में व्यवस्था की गई है, रैंप बनाई गई है ताकि विकलांग व्यक्ति भी उनका लुत्फ उठा सकें। वो सब किया क्यों जा रहा है? किया इसलिए जा रहा है कि वास्तव में समानता स्थापित हो, किसी के अंदर कुंठा ना आए, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें देख रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि भाई समाज में आज अगर इस सवालों के लगभग हर समाज में चर्चा भी हो रही है। कुछ देशों में अवसरों की समानता को लेकर सकारात्मक कार्रवाई की नीति अपनाई गई है। अब जैसे यहाँ पर भी जिक्र आ गया, हमने अपने देश में आरक्षण की नीति अपनाई है सकारात्मक कार्रवाई के तहत। अब आरक्षण के बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं, क्यों अपनाई है वो भी मैंने बता दिया। कि समाज में ऐसे कुछ तबके रहे जो जिन्हें सदियों से पढ़ने का अधिकार नहीं था, और वास्तव में जिन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जैसे जैसे पढ़ पाए बेचारे भेदभाव का सामना करते हुए, और वो लोग कठिन जो है कहा जाए कठिन प्रतिस्पर्धा उन लोगों से कैसे कर सकते थे जो मान लो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे थे, जिनके दादे परदादे उन्हें पढ़ाते आ रहे थे, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। इसलिए जरूरी था शुरुआत में थोड़ा रियायत देकर उन्हें जो है स्कूलों तक पहुंचाया जाए, फिर रियायत देकर उन्हें नौकरियों में पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले कुछ समय में वो भी लोग भी पूरी तरह से शिक्षित हो जाएं। ये उद्देश्य था उस समय आरक्षण का, और कहीं ना कहीं इसमें जो है सफलता भी मिली। लेकिन फिर भी मैंने जैसे कि ऊपर बताया अभी आपको, सरकार प्रयासरत है, और हो सकता है इस साल यानी अभी जो इनकी पंचवर्षीय चल रही है, अभी जो यानी तत्कालीन गवर्नमेंट अभी कार्यकाल जो चल रहा है, इस कार्यकाल में ये कर भी दे, ठीक है। ऐसी मैंने सुना है चर्चा, मतलब उड़ती उड़ती, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, वो अलग बात है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी आपका 1 अक्टूबर को आपको वीडियो देखने को मिल रहा है, 1 अक्टूबर 2020 को। हो सकता है आने वाले 1-2 साल में कर दे गवर्नमेंट, लेकिन पहले ये चर्चा खूब चली थी और इस पर बहस भी जोरदार हुई थी, अगर आपने ध्यान हो तो, ठीक है। तो इनकी सबके लिए अब ये है कि जो अखबार वगैरह है वो पढ़ते रहा करिए, मेरा मानना यही है। जैसे सकारात्मक कार्रवाई की बात कही गई है, तो सकारात्मक कार्रवाई में वही बताया गया आरक्षण वाला, ठीक है, कि कानून द्वारा औपचारिक समानता केवल पर्याप्त यही नहीं है, हमें कुछ सकारात्मक कार्रवाई करनी होगी। जैसे आपने बताया होगा कि गरीब बच्चे हैं या वंचित समाज के बच्चे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति, हॉस्टल जैसी सुविधाएं दी जाएं। वरीयता के आधार पर सरकारी नौकरियां वगैरह हैं, इनमें विशेष व्यवस्था की जाए, यानी आरक्षण वगैरह दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोटा वगैरह यानी कि उनकी कुछ सीटें वगैरह रिजर्व की जाएं, आरक्षित स्थान या कोटा वगैरह। तो यहाँ पर बताया गया यह नीति बहुत वाद विवाद और असहमति का केंद्र रही है। ये साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि ये जो नीति है आरक्षण वाली, ऐसा नहीं है ये आप मुझसे लड़ते हो आके, ये पहले से ही रही है वाद विवाद का केंद्र। लेकिन अगर इसका मंथन करेंगे, वास्तव में हम मंथन करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, तो इस पर बल कार्य हो रहा है। और देखिए इसका कार्य होने का नतीजा आपके सामने भी है। अब अभी आप देख रहे होंगे जो EWS वाला है, वो EWS 10% रिजर्वेशन इसी के तहत दिया गया है, ताकि जो गरीब सबड़ बच्चे जो हैं उन्हें भी यहाँ पर न्याय मिल सके। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप ये सोच रहे हो कि हम रह जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तसल्ली रखिए, भरोसा बनाए रखिए, और मेन चीज़ ये है समय समय पर अपनी आप मांग उठाइए।
मेरा मानना ये है। और दूसरी बात मैं ये मानता हूँ, देखिए जो व्यक्ति किसी भी जाति का हो, पहली बात मैं यहाँ पर एक कहानी एक साझा करते जाऊँगा जाते जाते। कहानी ये है, अब मैं कहानी ये सुना दे रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल कहानी है कि क्या होता है कि एक व्यक्ति ने एक तितली जो है एक जार में बंद की है। एक व्यक्ति जो है एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने एक तितली जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए जार में बंद की है। और जार में ये जार पूरा पारदर्शी होता है और जार को पूरे एक ढक्कन से ढक देता है ये, ठीक है। अब तितली बार बार प्रयास करती है, यहाँ तक आती है, जाती है, आती है, जाती है, यानी हजारों बार, यानी 1000 से ज़्यादा प्रयास करती है। और वो साइकोलॉजिस्ट यही देखता है। एंड में आके साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, इस ढक्कन को खोल देता है। और इस ढक्कन को खोलने के बाद क्या होता है, वो ये देखता है तितली फिर भी ऊपर नहीं जा पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि उसने अपनी सोच, अपनी जो धारणा है वो यहीं तक बना ली कि हम यहीं तक जा सकते हैं। तो आप लोग जो मतलब आरक्षण को ले रहे हैं, या फिर आप लोग जो धारणा बना चुके हैं कि नहीं हमें यहीं तक रहना है, ये धारणा बिल्कुल मत पालो। मेरा मतलब यही है, बाउंडलेस, बिल्कुल आप जितना अपना पंख खोल सकते हो, जितना उड़ सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो करो। कभी ये बैसाखी मत लेके चलो, यानी अपने मन में कभी मानसिक रूप से आप ये बैसाखी मत लेके चलो कि हमें ये मिल ही जाएगा। आप इतना कोशिश करो, इतना प्रयास करो कि हमें आगे जाना है, ठीक है। मेरा मानना ये है, मेरा मतलब संदेश सभी को है, यानी कोई व्यक्ति इस चीज़ को धारणा को मत पाले। और ये सभी के लिए नहीं, इसी क्षेत्र में नहीं बता रहा हूँ, हर क्षेत्र में बता रहा हूँ। किसी पे डिपेंड मत रहो आप कि भाई यही होगा तो ही हम कर पाएंगे। अपनी मतलब जो अपनी उड़ान है उन्हें बिल्कुल एकदम ऊपर करो कि हाँ हमें उड़ना है, वाकई में हमें ऊंचाइयों तक जाना है, और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करो। तो यहाँ पर निर्भर मत रहो, मेरा मतलब संदेश यही है सभी को, आप सभी को। तो ये एक साइकोलॉजिकल कहानी थी, साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है ये। इसका मतलब साइकोलॉजिस्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन फैक्ट है ये पूरा। तो आप लोग अपनी उड़ानें जो है इस सबको रोकिए मत, जारी रखिए। और मेरा मानना यह है कि जो भी समाज, जो भी व्यक्ति जो सक्षम हो जा रहा है, तो उसे छोड़ने में कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, उसे आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना ये भी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ समूह वर्जना यानी टैबू और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार रहे हैं। आप ये बात जानते हैं, कुछ समूह वर्जना का मतलब कुछ समूहों को वर्जित कर दिया गया सामाजिक रूप से अपनाने में, और अलगाव की वजह से आप देख रहे होंगे तमाम जैसे दलित वंचित लोग जो थे समाज की मुख्यधारा में नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हें प्रावधान देने के लिए सब किया गया है ताकि उनके विशेष संरक्षण की और सहायता देने की उन्हें आवश्यकता है, यानी समाज के निर्माण के लिए उनके लिए। तो ये सकारात्मक में रखा गया है। सकारात्मक वाले टॉपिक पर हम जितना बताएं उतना आप कम ही होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते आए हैं, और ये चीज़ें यहाँ पर वही आरक्षण वाले प्रावधानों में बताया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया है कि नीति सिद्धांतों में क्या क्या रखा गया है कि भाई माता पूर्व पिता पूर्व, जो बात है मैंने कही थी क्यों मतलब आरक्षण रखा गया है, क्या रखने का रीजन था, वही बातें यहाँ पे दोहराई गई हैं, ठीक है। मैं अपनी वाणी को विराम इसलिए देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी जो मैंने अभी आपको बताया संक्षिप्त में, वो लाइनें इन सभी लाइनों से मैंने कॉपी कर ली हैं, यानी इन सभी लाइनों के मैंने सार आपको बता दिया है। स्क्रॉल डाउन इसलिए कर दे रहा हूँ, अब आप आराम से पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर, यानी इस चैप्टर में पूरा कुछ भी नहीं है और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। यानी यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर खत्म भी कर लिया है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचा है। अब जैसे यहाँ पर कुछ विशेष प्रावधानों की बात कही गई है, यहाँ पर जैसे आपको बताया गया है चिंतन मंथन में कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। यानी मातृत्व का मतलब ये है कि गर्भवती वगैरह होती है, प्रसव होता है बच्चे को लालन पालन के लिए। दृष्टिहीन छात्र वगैरह स्कूल में उनके लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए। गीता बास्केटबॉल में है तो ऐसे बच्चों के लिए, यानी कि जो जिस क्षेत्र में योग्यता रखते हैं वहाँ पर उसके लिए किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए कहा गया कि भाई कुछ बच्चे अलग अलग धार्मिक बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे एक जो है मुस्लिम बैकग्राउंड से आता है, इरफान आता है, वहीं एक सिख बैकग्राउंड से आता है, तो सिख बैकग्राउंड वाले को यहाँ पर बताया गया उसे पगड़ी पहनने के लिए अधिकार देना चाहिए। मुस्लिम बैकग्राउंड वाले को उसका अपना धर्म संरक्षित रखने के लिए जो है उसके जुम्मे की नमाज जो होती है शुक्रवार को होती है, उसको उसमें छूट देनी चाहिए। ऐसा यहाँ पे इनके लिए प्रावधान रखा गया ताकि इनका धर्म भी यहाँ पे सुरक्षित रहे। तो ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं और इस संविधान में इनके लिए प्रावधान बनाए भी गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर ये आपके सामने बताई गई हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने देख ली इस चैप्टर के अंतर्गत। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा आप लोगों से एक शिकायत भी है, नाराजगी भी है। देखिए आप लोग करंट अफेयर्स वाला वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं? करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मैडम बहुत मेहनत कर रही हैं और मुझे मालूम है कितनी मेहनत की जा रही है उस वीडियो पर, और आप करंट अफेयर्स वाला वीडियो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। यानी कि आप लोग शुरुआत में आपने सबने अच्छा खासा देखा, डेली 600-700 लोग डेली वीडियो देख रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सबका रुझान कम होने लगा। क्या बात है, मतलब
आप लोगों के लिए मैं तो इसलिए मैडम हायर किया मैंने कि भाई आप लोग जो आप कह रहे थे करंट अफेयर्स हमें नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने कहा करंट अफेयर्स भी आपको मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचता है, बाकी में टाइम नहीं बचता है, क्योंकि आपका कंटेंट बहुत लेंथी होता है, तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, उसको प्रिपेयर करवाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, अपलोड करने के लिए टाइम नहीं बचता है। इसलिए मैंने मैम को लेकर आया, ढूंढ कर लाया कि भाई अच्छी तरह से करंट अफेयर्स तैयार होगा, और अच्छी तरह करंट अफेयर्स आ भी रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं देखना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट आप करंट अफेयर्स तो देखिए। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ये 5 बजे क्यों आता है। 5 बजे आने का मैं रीजन बता दे रहा हूँ कि डेली 5 बजे क्यों आता है। देखिए मैम जो आपकी करंट अफेयर्स लेकर आ रही हैं वो एक वर्किंग लेडी हैं, आप ये जान लीजिए, यानी कि वो एक ऑफिस में वर्क करती हैं और उस अपने ऑफिस के टाइम के बाद आपको दे पाती हैं। और ऑफिस के टाइम के बाद देने का रीजन यही है कि इस वजह से उनका वो जो है ये 5 बजे आपको मिलता है, मॉर्निंग में नहीं दे पाती हैं। मॉर्निंग में ये है कि भाई ऑफिशियल टाइम में वो अपना तैयार कर लेती हैं पूरा, और इस वजह से आपको 5 बजे वो वीडियो अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये शिकायत जो है जिन लोगों की सर मॉर्निंग में क्यों नहीं, आपको मॉर्निंग सुबह शाम से मतलब नहीं है, आपको करंट देखने से मतलब है। करंट में आपके पूरी गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है, और बाकायदा मैं हर जो प्रश्न जो भी प्रश्न बनाए जाते हैं वो लगातार मुझे, यानी कि हर वीडियो में लगभग मैं ऑडिट करता हूँ, देखता भी हूँ कि कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। तो आप लोग वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।